आज हमारी स्पोर्टिंग एरर की ये 11 नंबर का लेक्चर है। जो क्लास रहेगी वो 11 है, 11 नंबर। और जो 10 क्लासेस में ऑलरेडी इसकी करा चुका हूँ। जो मैंने इसकी 10 क्लासेस कराई है उसमें जब आप उन क्लासेस को, जब आप उनकी वीडियो ऐप के द्वारा पढ़ोगे तो आप उसमें पाओगे कि मतलब जो पहली दूसरी क्लास रही होंगी, जितनी पहले वाली क्लासेस हैं उनके अंदर हमने काफी बारीकियों में गए हैं। मतलब सेंटेंस कोई भी आ गया हो, सपोज करो कोई इंटरचेंज का क्वेश्चन आ गया या कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड कोई एरर आ गई, तो उसमें फिर हमने जब बताना स्टार्ट करा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पे कई सारी बातें और बता दी उसी में। तो मतलब काफी लंबा समय उसमें गया है, डिस्कशन हुआ है काफी बड़ा। अब वे चीजें थोड़ा कम होती जा रही है, इसलिए होती जा रही है क्योंकि अब हम आगे को बढ़ते जा रहे हैं और हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो कभी मान लिया लिटिल ए लिटिल द लिटिल की बात आई तो फिर सारा बताना पड़ता था उसमें। अब अगर आता भी है तो बताना तो अब भी पड़ेगा, लेकिन अब बहुत शॉर्ट में बताना होगा। तो जो पहली क्लासेस है, फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड है, थर्ड है, अगर आप उन्हें पढ़ोगे तो उसमें आपको ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। हमारा मतलब केवल यही नहीं होता कि एरर में देखा और उसे कंप्लीट करा, मतलब थोड़ा ये भी रहता है कि थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी कोशिश करते हैं चले, और एक के साथ साथ और एरर को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई रूल आ जाता है तो फिर उस रूल को समझाने की भी कोशिश रहती है। तो आज हम 11th नंबर लेक्चर है और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 126 से स्टार्ट है, इसका मतलब सीधा सा है कि 125 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, और जो 125 क्वेश्चन कराए हैं इसके, वो आप सोच सकते हो कि मतलब उनमें 125 ही एरर नहीं है। पहली बात तो मेरे एक ही क्वेश्चन में दो, तीन, चार चार तक एरर होती है, कहीं कहीं एक भी होती है। तो आप यहीं से लगा लो, फिर उन एरर में होने के बाद में उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें बतानी पड़ जाती है। तो आप मतलब जब आप देखोगे तो आप समझोगे चीजों को, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना मेन टारगेट होता है हमारा। मतलब केवल एरर पे टिक लगा के भागना नहीं है, वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए और तभी वो समझ में बातें आती है। और ये एरर करेगा भी वही स्टूडेंट, भाई मेरी क्लास की एरर वाला जो पोर्शन है ना उसे वही बच्चा ज्यादा अच्छा कर पाएगा जिसका बेस मतलब थोड़ा मजबूत होगा। अगर इजी वाला बेस है तो दिक्कत देखो उसे आनी आनी है स्टूडेंट को, उसके लिए ये क्लास है भी नहीं। और आप सब बच्चों से तो इतनी उम्मीद की जाती है कि आप बेसिक वाले नहीं हो, आप बेस वाले नहीं हो, आप टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, तो आप बेस वाले तो नहीं हो, आपका वो सब चीजें ऑलरेडी कंप्लीटेड है। चलो खैर 126 नंबर देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है, हैव यू सम क्वेश्चंस टू डू। क्या आपके पास कुछ क्वेश्चन है करने के लिए, मतलब हैव यू सम क्वेश्चंस टू डू। देखो ये जो तरीका होता है, हैव वाले दो तरीके से रूल है। पहले तो हम हैव की बात कर लेते हैं। ये हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये कुछ ऐसे वर्ड है जो हमारे मेन वर्ब की तरह भी चलते हैं। नीड और डेयर भी ऐसा, जो हमारे मेन वर्ब की तरह तो चलते ही चलते हैं, साथ के साथ ये हेल्पिंग वर्ब वाला काम भी करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, अगर हैव यहाँ पे अगर मैं किसी बच्चे से पूछने लगूँ, आप अपने माइंड में फिट कर लेना चाहिए इस बात को। मैं पूछूं कि बताओ ये हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट वाला, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब वाला है या मेन वर्ब वाला है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये हैव जो है मेन वर्ब वाला है या हेल्पिंग वर्ब वाला है, और अगर मेन वर्ब वाला है तो कौन सा सेंटेंस बन रहा है, अगर हेल्पिंग वर्ब का है तो कौन सा सेंटेंस बन रहा है, एक तो बात मेरी इस वाले क्वेश्चन पे आ जाती है। एक हम डू डज डिड का भी प्रयोग ऐसे ही करते हैं, तो वो कहीं पर हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, कहीं मेन वर्ब बन जाती है। कहीं पर आपको ये मिलेगा कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, और कहीं मिलेगा आई एम डूइंग हार्ड वर्क। तो आई एम डूइंग हार्ड वर्क ये आपकी मेन वर्ब है, भाई डू में आईएनजी लगा दिया इजआरएम के साथ आपने। और आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं प्ले क्रिकेट नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब डू नॉट यहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर दिया। ऐसे हम डिड को भी करते हैं, ऐसे हम हैज और हैव को भी करते हैं। हैज और हैव का तो एक रूल आपने देखा ही होगा, हैज हैव लगा करके हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट रूल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। एक आपने ये भी रूल देखा होगा, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ये सिंपल सेंटेंस होता है और रखने वाली सेंस में यूज होता है इसका, हैव का जो यूज होता है। और ऐसे ही हैव यू सम, ये रखने वाले में होता है, क्या आपके पास है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो वहां ये प्रेजेंट परफेक्ट की तरह रूल नहीं है यूज। जैसे सिंपल आप इज आर एम का भी यूज करते हो ना, अगर मैं आपसे कहूं इज आर और एम को यूज करो और एक सेंटेंस में करो, एक होता है कि इज आर एम को हम सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस की तरह यूज करते हैं। जैसे ही इज अ डॉक्टर, यहाँ इज आर एम लगा करके आईएनजी नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे ही सिंपल वे में हम हैज और हैव को भी यूज करते हैं। जैसे आई हैव अ सन, मेरा एक बेटा है, ठीक इसी तरीके से। ऐसे ये है कि जैसे अगर इसका मैं अफर्मेटिव बनाता
तो आई हैव, जैसे मैं बोलूँ आपसे, आई हैव सम क्वेश्चंस टू डू, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है करने के लिए। हैव यू सम क्वेश्चंस टू डू, क्या आपके पास कुछ क्वेश्चन है करने के लिए? तो यहाँ हैव यू तरीका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हैव यू सम क्वेश्चंस टू डू। लेकिन दिक्कत इसमें एक आ गई, और तो कुछ आए ना आए, क्योंकि जब सम का हम यूज करते हैं, मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूं, इससे अलग हटके देख लेते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं सेंटेंस, ये सम वाली जो यूज होता है ना, ये हमेशा पॉजिटिव में हम यूज करते हैं, अफर्मेटिव में, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम को यूज करते हैं। जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव की बात आ जाती है, तो ये सम की जगह एनी हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आई वॉन्ट टू से समथिंग, ठीक बात है बिल्कुल, आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता भाई, आई डू नॉट वांट, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। फिर वहां आई डू नॉट वांट टू से समथिंग नहीं हो सकता। जैसे मैं आपसे कहूं कि अब मैं समथिंग की या समवन की बात नहीं कर रहा, मैं सारे सम में जाना चाह रहा हूं। समबड़ी, समथिंग, समवन, वो सब, एनीबडी, एनीथिंग, नथिंग, ये सारी चीजें। अगर हम इसमें समथिंग, एनीथिंग और एनीबडी, एनीवे, कहीं भी किसी भी जगह जहां एनी और सम आता है ना, इनमें हमें क्या करना होता है, एक आपको ध्यान ये भी देना है, सम का हम दोनों तरह से यूज करते हैं। मतलब हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव, मतलब काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल, दोनों नाउन के साथ हम सम को यूज कर लेते हैं। सम एक ऐसी चीज है। अदरवाइज कम के लिए हम लिटिल यूज करते हैं, सम कुछ के यूज करते हैं, मच और मैनी अधिक के लिए यूज करते हैं। तो वहां पर तो हम पे दोनों के लिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए अलग अलग वर्ड है। जैसे हम पे मैनी है, मच है, मन मैनी हमारा काउंटेबल के लिए है और मच हमारा अनकाउंटेबल के लिए है, तो वहां पर हमें ज्यादा के लिए भी है। कम के लिए भी हम पे लिटिल और फ्यू है, जहां गिना जा सके वहां पर आप फ्यू कर दो, जहां ना गिना जा सके वहां आप लिटिल कर दो। लेकिन सम हम पे दोनों के लिए है, सम दोनों जगह यूज कर, सम मिल्क भी हो सकता है, सम बॉयज भी हो सकता है। जब जब काउंटेबल होगा, जब गिने जाएंगे तो बॉय में एस लगेगा, मतलब काउंटेबल है तो एस एस लगेगा। जब नहीं होगा, मिल्क है, टी है, एडवाइस है, तो वहां पर हम एस एस नहीं लगाएंगे, वो लग ही नहीं सकता, वो नाउन इस तरीके की है। तो मैं आपसे ये कह रहा था यहाँ पर कि आई हैव सम क्वेश्चंस टू डू, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है करने के लिए, ये तो बात ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव हो जाता है, जैसे यस्टरडे आई मेट, मैं मिला, एनीवन नहीं कहूंगा, आई मेट एनीवन, मैं किसी से मिला, नहीं नहीं, आई मेट समवन, आई मेट समवन। और जब मैं ये कहूंगा मैं किसी से नहीं मिला, तो आई मेट नन करूंगा, या आई डिड नॉट मीट, मैं नहीं मिला, आई डिड नॉट मीट एनीवन करूंगा। आई डिड नॉट मीन समवन नहीं कर सकता। अब समझो बात को, आई सेड नथिंग कर दूंगा, आई डिड नॉट से एनीथिंग कर दूंगा, आई सेड एनीथिंग नहीं कर सकता। आई सेड समथिंग, अगर मैंने कुछ बोला है तो एनीथिंग नहीं करूंगा, आई सेड समथिंग। आई डिड नॉट से समथिंग नहीं बोलूंगा, आई डिड नॉट से एनीथिंग बोलूंगा। और ये आप जानते हो, डिड नॉट और एनी को मिला करके अगर ये नथिंग कर दो आप, आई सेड नथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, तो नथिंग तो ऐसे बोल ही सकते हैं हम। समवन इज गोइंग देयर, बात ठीक है। एनीवन इज गोइंग देयर, ये गलत है। समवन इज गोइंग देयर, ठीक है ना? तो वहां जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव की बात आती है, तब हम एनी पे जाते हैं। और अगर बात नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है, तो सम, समथिंग, समबडी, फिर ये चलते हैं आपके। तो हैव, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू सम क्वेश्चंस, क्या आपके पास कुछ क्वेश्चन है करने के लिए? तो हैव यू एनी क्वेश्चन आएगा। हैव यू एनी क्वेश्चन टू डू, क्या आपके पास कोई क्वेश्चन है करने के लिए? अब यहाँ सम, अब आप कहोगे सर हिंदी चेंज हो रही है, हिंदी नहीं हो रही चेंज। कोई क्वेश्चन है, कोई बात है आप पे कहने के लिए, मेरे पास कुछ बातें हैं कहने के लिए, ठीक है ना, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, वो आप अफर्मेटिव में ऐसे चलोगे, क्योंकि वहां सेंस बढ़ते क्रम में। यहाँ पर तो आप ये पूछ रहे हो है भाई कोई बात, कोई पैसा है आपके पास, तो वो आप इस तरीके से बोलोगे, उसमें एनी की सेंस आ जाती है। हैव यू एनी क्वेश्चन, जब एनी आएगा तो एस आ नहीं सकता। हैव यू एनी क्वेश्चन आएगा, एस नहीं आ सकता, सम के साथ एस आ रखा है, वो ठीक है। अगर यहां पर ये होता आई हैव सम टू डू, ये ठीक है सेंटेंस, लेकिन हैव और नेगेटिव, मतलब इंटरोगेटिव और नेगेटिव में आप नहीं यूज करोगे। कई बार ये पहले भी बता चुका हूं बात को, आपको ध्यान रखना है। हैव यू सम क्वेश्चंस टू डू गलत हो गया। या तो इस सेंटेंस को आपको अगर ये बनाना है, तो आप इसे अगर इसी, क्योंकि हमें तो इसी सेंस में जाना है, तो हैव यू एनी क्वेश्चंस टू डू, सो एस नहीं लगेगा, हैव यू एनी क्वेश्चन टू डू, क्या आपके पास कोई क्वेश्चन है करने के लिए? एक तो ये चलेगा, ठीक है ना। या फिर अगर आप इसे डू या मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिटिव बनाओगे, तो डू यू हैव, वो भी तरीका ये, डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू डू,
कि आपके पास कोई क्वेश्चन है करने के लिए, तो डू से भी बना सकते हो। बिल्कुल ये वही तरीका है, जैसे आई हैव सम मनी, आई डू नॉट हैव एनी मनी। आई हैव सम मनी, मैं मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी मनी, या फिर आई डू नॉट हैव एनी मनी, या आई हैव नो मनी, आप ऐसे बोल सकते हो, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो हैव यू सम क्वेश्चंस टू डू सेंटेंस गलत हो गया। और गलत हो गया ये दो तरीके से हो गया, क्योंकि जब हैव आप लगा के चल रहे हो, ठीक है, तो आपको सम नहीं लगाना है। जब सम नहीं लगाओगे, एनी लगाओगे, तो फिर एस भी हटेगा क्वेश्चन में से। तो हैव यू एनी क्वेश्चन टू डू, आई हैव सम क्वेश्चंस टू डू, इसका आंसर अगर मैं बोलूं भाई मेरे पास है कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, तो आई हैव सम क्वेश्चंस टू डू, फिर मैं ऐसे बोलूंगा। इसे मैं अफर्मेटिव में लगा सकता हूँ। अफर्मेटिव में मैं एनी नहीं लगा सकता, आई हैव एनी क्वेश्चन टू डू ऐसा नहीं कर सकता फिर वहां पर, ठीक है ना। प्लीज से समथिंग, कुछ बोलो ना, प्लीज से समथिंग, कुछ बोलो। से एनीथिंग नहीं बोलूंगा, डोंट से एनीथिंग, कुछ मत बोलना, ऐसे बोलूंगा। डोंट से समथिंग ये गलत है, डोंट से समथिंग गलत है, डोंट से एनीथिंग। से एनीथिंग, से समथिंग, अब आप ये बोलोगे, एनीथिंग नहीं बोलोगे, से एनीथिंग, ठीक है ना। तो आप आई मेट एनीवन ऐसे नहीं बोलोगे, आई मेट समवन। आपने देखा होगा जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो जैसे सेंटेंस ऐसा होता है, आपने खूब देखा होगा, राम वाज किल्ड, राम को मार दिया गया। अब वहां पे हमें क्या होता है कि यार, या तो उसमें सब्जेक्ट ऐसा लगा दो कि ये काम वही व्यक्ति करता है। जैसे द थीफ वाज अरेस्टेड, तो हम बोल देते द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, अपनी तरफ से द पुलिस लगा देते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम अपनी तरफ से पीपल लगा लेते हैं, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। और हम ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट तो होता है, लेकिन हम उसे पैसिव बना दिया हमने ऑब्जेक्ट से। जैसे टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, चाय बन रही है, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, ठीक है। अब इसका एक्टिव बनाना है हमें। अब एक्टिव बनाने के लिए तो सब्जेक्ट चाहिए, या तो ये काम कोई करता ही हो। अब मैं आपसे कह रहा हूँ मदर इज प्रिपेयरिंग, तो मदर ही थोड़ी बनाती है हमेशा, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो ऐसी जगह हमें क्या करना होता है, हम पे जब कोई तरीका नहीं होता तो हम समवन लगाते हैं वहां पर। समवन इज प्रिपेयरिंग, किसी ने, या समबड़ी लगाते हैं, आपने खूब बार देखा होगा लगा हुआ। और जब आप इसका पैसिव बनाते हो, समवन और समबड़ी लगा हुआ, तो आप इसे हटा देते हो, सम बाय समवन नहीं करते कभी भी। जैसे मैं आपसे ये बोलूं सेंटेंस कि समवन बैट, बैट मतलब सेकंड फॉर्म है, समवन बैट माय ब्रदर यस्टरडे, कल मेरे भाई को किसी ने पीट दिया। तो माय, अब मुझे पैसिव बनाना है, माय ब्रदर वाज बिटन यस्टरडे, मैं बस इतना बनाऊंगा, बाय समवन नहीं लगाऊंगा। ये अपनी तरफ से लगाया गया है, और समवन ही लगाया जाता है क्योंकि अफर्मेटिव की बात है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में समवन ना लग के फिर एनीबडी की बात आएगी। लेकिन यहाँ कोई काम कर रहा है तो काम किया जा रहा है, समबडी, समवन, समवन डिड दिस वर्क वाज डन, बस। समवन डिड दिस वर्क वाज डन। तो मैं ये सम का एनी का रूल है एक तरीके से, वो बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। ही हैज लेफ्ट हिज स्मोकिंग, उसने अपनी स्मोकिंग छोड़ दी। अब यहां पर देखो स्मोक से, अब तरीका ये है, अब आप कहो सर ये स्मोकिंग क्या, पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। स्मोकिंग जो है ये आपकी नाउन बन गई यहां पर, और नाउन जीरंड नाउन बन जाता है, आपको पता भी है। आप किसी वर्ड में, मैंने आपको बताया था फाइनेट और नॉन फाइनेट वर्ब के बारे में बताया था। नॉन फाइनेट वर्ब मैंने तीन तरीके से आपको बताई, कि नॉन फाइनेट वर्ब कौन सी होती है। वे वर्ब होती है जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटेंस ऊपर हैज बन जाओ, वहां पर ही हैज लेफ्ट आ जाओ, या ही लेफ्ट आ जाओ, या ही इज लिविंग आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही अडिग रहेगी वो वर्ब। और वे ज्यादातर इन्फिनेटिव होती है, जैसे आई वांट टू सी द ताज, टू सी जो है ये नॉन फाइनेट वर्ब है। और टू सी इन्फिनेटिव आपने यूज कर लिया, आई वांट टू सी या आई वांटेड टू सी कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज में, ठीक है। और ये हमेशा टू सी ही रहेगा। इन्फिनेटिव होता है, ऐसी पार्टिसिपल होता है, और जीरेंड होता है। जीरेंड में हम आईएनजी लगा करके जब सेंटेंस को बनाते हैं, तो आईएनजी लग के जीरेंड एक नाउन का काम कर देती है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारी वर्ब है वे आईएनजी लगी हुई हमें नाउन की तरह दिखाई देती है। वो यही है, जैसे स्मोक है, स्मोक में आईएनजी लगा के जैसे जीरेंड की तरह यूज करते हैं, तो नाउन इसकी स्मोकिंग बन जाती है। मुझे स्मोकिंग पसंद नहीं है, स्मोकिंग अच्छी बात नहीं है, ऐसे बोले ना। टीचिंग, यार टीचिंग में मजा नहीं है, टीचिंग में मजा नहीं है, टीचिंग यार नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। क्यों टीचिंग, टीच में इसका मतलब आईएनजी लगा के हम उसे जीरेंड बना के नाउन बनाते हैं। तो टीचिंग या टीचिंग, ड्राइविंग, ड्राइविंग अच्छी चीज है, ठीक है ना। तो हम ड्राइविंग यूज करते हैं, टीचिंग यूज करते हैं।
तो ये आईएनजी जो हम यूज करके सेंटेंस को बना रहे हैं, तो ये हम जीरेंट की तरह से यूज करके आईएनजी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये नाउन है हिज स्मोकिंग। और नाउन तो आपको वैसे ही पता लग रहा है हिज के साथ आ रहा है, क्योंकि हिज जो होता है, हमारे जितने भी प्रोनाउन वाला चार्ट है हमारा टोटल, उस प्रोनाउन में ही भी आता है, उसमें हिम भी आता है, हिज भी आता है, उसके अंदर हिमसेल्फ भी आता है। सब प्रोनाउन होते हैं टोटल, लेकिन एक उसमें एडजेक्टिव फंसा रहता है, वो यही है हिज। अपने की जहां अंग्रेजी आती है, तो वो पजेसिव होता है और एडजेक्टिव होता है। क्योंकि पजेसिव जो हमारा प्रोनाउन होता है ना, वो हिज का तो हिज ही है, लेकिन सी वाले में हर्ष है, यू वाले में योर्स है, दे वाले में देयर्स है, आई वाले में माइन है। तो पजेसिव तो हम पे ऑलरेडी है प्रोनाउन का। तो ये जो पजेसिव है ये एडजेक्टिव पजेसिव होता है। ये उसमें चार्ट में लिख देते हैं, क्योंकि मिस करेंगे तो आप कंफ्यूजन रहेगा कि ये कहाँ है, कहाँ चला गया। तो इसे हम इस तरीके से उसमें लिखते हैं। तो यहाँ पे हिज एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आती है। और एडजेक्टिव के साथ देखो आप, नाउन जब भी ये माई योर देयर आता है, तो इसके तुरंत बाद तो नाउन ही आती है, उसकी पहचान भी है हिज स्मोकिंग। और स्मोकिंग जो नाउन किस तरीके की है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपकी, मतलब इसमें आप पकड़ सकड़ सकते नहीं हो, उसे गिन नहीं सकते स्मोकिंग। तो ही हैज लेफ्ट हिज स्मोकिंग, उसने अपनी स्मोकिंग छोड़ दी है, वो छोड़ चुका है, मतलब इस काम को कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बना दिया इसमें। तो ही हैज लेफ्ट, अब यहाँ लेफ्ट गलत है, बस एक, केवल एक लेफ्ट की गलती है। वो लेफ्ट की गलती क्या है, लीव लेफ्ट लेफ्ट होता है। लीव माने छोड़ना होता है, बात ठीक है, लेकिन आप ऐसा थोड़ी है कि जहाँ छोड़ना आता है वहां हर तरीके से, वो तो अलग अलग तरीका है किसी चीज को। मान लिया मैंने एक बूंद इसके अंदर छोड़ दी, तो ड्रॉप कर दी मैंने, उसमें ड्रॉप छोड़ना हो गया। तो वो छोड़ना, तो मुझे आप वहां ड्रॉप कर देना, मुझे वहां छोड़ देना, तो वहां पर लीव लेफ्ट लेफ्ट ये जो वर्ड है, भाई मैंने ये चीज यहाँ छोड़ दी, मैंने अपनी किताब छोड़ दी, वो तो ठीक है, लीव कर दी। आप छोड़ना, जब कोई बुरी आदतों को छोड़ने की बात करते हैं, या कोई आदत हम जब छोड़ते हैं, आदत की बात हो रही है, तो वहां पर फिर हम वर्ड जो यूज करते हैं वो एक फ्रेज है उसके लिए अलग, और वो इन्हें वर्बल फ्रेज बोलते हैं। वो है गिव अप। आपने बहुत बार सुना होगा, जब आप गिव अप लिखते हो, गिव अप, अब आप उसे ये सोच के चले, अब मैंने गिव अप कर दिया, मतलब आपको आदत पड़ी हुई है, उसे आप एक वर्ड की तरह ले लेते हो। जैसे मैंने ये छोड़ दिया, आई लेफ्ट माई हाउस, मैंने घर छोड़ दिया, वो तो ठीक है, आई लेफ्ट योर होम, आपने अपना घर छोड़ दिया। लेकिन आपने बुरी आदत छोड़ दी, तो आई लेफ्ट माई बैड हैबिट्स, ऐसे नहीं करने क्यों आप, क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है गिव अप। गिव अप माने त्यागना होता है, और बुरी आदतों को त्यागने के लिए हम गिव अप यूज करते हैं। अब गिव अप आपने कर दिया, तो अब ये जो वर्ड होता है ना, इसे एक तो आप फ्रेज की तरह यूज करो, ये अप उसके साथ हमेशा चिपक के रहेगा, वो हटेगा नहीं। आपको आदत पड़ जानी चाहिए। जैसे लीव फॉर है, एक ऐसी वर्बल फ्रेज है, लीव फॉर, जाने के लिए आती है वो। आई लेफ्ट फॉर दिल्ली, मैं दिल्ली गया। आई लेफ्ट फॉर दिल्ली, मैं दिल्ली गया, मैंने ये लिखवाई थी आपको, तो लीव फॉर का प्रयोग होता है। तो लीव फॉर होता है, ऐसे गिव अप होता है। तो ये वर्बल फ्रेज होती है, ये बहुत टेंशन देती है बच्चों को। ये ऐसी ऐसी जगह फिट हो जाता है, और इसमें क्या करते हैं, इसमें फिलअप बना देते हैं उस प्रीपोजिशन का। हालांकि वो प्रीपोजिशन तो है, लेकिन वो एक साथ है, वर्बल फ्रेज की तरह याद करनी होती है। वहां प्रीपोजिशन की सेंस लगा के अगर करते हैं, तो कभी हमारा लॉजिक सही बैठता नहीं है। जैसे जैसे ही लेफ्ट और फिर डैश लगा दिया, दिल्ली, ही लेफ्ट टू दिल्ली, ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, ही लेफ्ट फ्रॉम दिल्ली। हम ऐसे करते रह जाएंगे। अगर आपको पता है लीव फॉर माने जाना होता है, तो फिर तो आप ये लेफ्ट फॉर डेली आप लगा के आ जाओगे। ऐसे गिव अप माने त्यागना, अगर आपको पता हो तो फिर आप, अगर आपने गिव अप का, गिव अप एक ऐसा वर्ड है जिसे सब बच्चे जानते हैं, इसलिए आप लगा लोगे ही हैज गिवन अप हिज स्मोकिंग, उसने अपनी स्मोकिंग त्याग दी है, छोड़ दी है। तो ही हैज गिवन अप आपने यहाँ कर दिया, क्योंकि आप गिव अप को कई बार पढ़ चुके हो। लेकिन आप ये सोच के चलो, अगर आपने कभी भी गिवन अप ना पढ़ा हो, और मैं यहाँ पे लिख दूं ही हैज गिवन, और फिर डैश लगा दूं हिज स्मोकिंग, ही हैज गिवन हिज स्मोकिंग, फिर आप पता कैसे याद करोगे, वो दे चुका है अपनी स्मोकिंग को, ही हैज गिवन इन हिज स्मोकिंग, ही हैज गिवन टू हिज स्मोकिंग, ही हैज गिवन अप हिज स्मोकिंग, ही हैज गिवन फ्रॉम हिज स्मोकिंग। फिर ऐसे करके आप ये देखोगे, वो दे चुका है स्मोकिंग को, वो ही हैज गिवन टू स्मोकिंग, स्मोकिंग को दे चुका है, मतलब ऐसे करके अपना माइंड खर्च करोगे दुनिया भर का, और फिर भी गलत जाओगे। क्यों जाओगे, क्योंकि आपने गिव अप का मतलब आपको नहीं पता। और वर्बल फ्रेज, फ्रेज का मतलब ये होता है कि जब वर्ड आपस में लगते हैं, तो उनकी हिंदी से नहीं निकलता उसका मीन, उसका मीन कुछ अलग आता है, इसलिए वो फ्रेज होती है। फ्रेज आपकी वर्ड की तो होती है, जैसे आप यूज करते हो कैच रेड हैंडेड, वर्ब से हमने ये करा। एक होती है वर्बल फ्रेज जो हम प्रीपोजिशन, मतलब फ्रेज जो हम यूज करते हैं ना प्रीपोजिशन के साथ, वर्ब लगाते हैं स्टार्टिंग,
जैसे गिव इन ही लगा लो आप, गिव इन माने हार मान लेना होता है। ही गेव इन द बैटल, वो बैटल में उसने हार मान ली। अब गिव इन, हार मान लेना आपके दिमाग में कहीं तक नहीं आएगा अगर आपको ना पता हो। तो यहां पर मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि गिव अप जो है वो त्यागना हो गया। अब आपने कितनी ऐसे वर्ड है, मतलब प्रीपोजिशन में तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है। वर्बल वर्ब, वर्बल फ्रेज वाली वर्बल फ्रेज, जब हम प्रीपोजिशन लगा करके शुरू में वर्ब आ जाती है तब उन्हें, जैसे आपने देखा होगा कॉल ऑफ, कॉल फॉर, कॉल, कॉल फ्रॉम, और ये कॉल इन, ये इन लगा दिया अलग हो गया, ऑफ लगा दिया बिल्कुल अलग हो गया, ऐसी है ना। तो आपने खूब देखा लीव फॉर, लीव इनटू, लुक इनटू, लुक एट, लुक अपॉन। तो आप लुक पे इस तरीके से करते हैं यार, उनके सबका अर्थ बदलता जा रहा है। लुक अप बिल्कुल अलग चेंज हो रहा है। लुक इनटू, तो लुक इनटू, जांच पड़ताल आप करना, तो वो बिल्कुल अलग होता जा रहा है उसका। ब्रेक से करते हो आप, ब्रेक इनटू अलग है, ब्रेकअप अलग है, बिल्कुल अलग हो गया। ब्रेक इनटू अलग हो गया, ब्रेकआउट अलग हो गया, छिड़ जाना हो जाता है। ब्रेक इनटू कोमल करना हो गया, बिल्कुल हिंदी अलग अलग आ रही है उसकी। एक अच्छे बच्चे को मजबूती के साथ अपनी वर्बल फ्रेज बढ़िया मजबूत कर लेनी चाहिए। उसके कई जगह फायदे मिलते हैं। उसका फायदा वहां भी मिलता है, कभी अनसीन पैसेज अटक जाता है, वहां कोई वर्बल फ्रेज आ जाती है, उसी से ही हिंदी हम दूसरी तरफ को लेके चल देते हैं। और एक आजकल बहुत ज्यादा प्रीपोजिशन का फिलअप आता है और उसमें एक दो वर्बल फ्रेज वाली प्रीपोजिशन डाल देते हैं। अगर वैसी प्रीपोजिशन आती है वो तो आप ठीक करके बना लेते हो, चलो कि भाई ये इसके लिए आएगी, ऊपर की बात आ रही है तो अपोन कर दो, नीचे की आ रही है तो अंडर कर दो, जंप लग रहा है तो आप अपोन करो, और अंदर इनटू आ रहा है, वो चीज तो आप कर लेते हो। वे प्रीपोजिशन अब वे दिन लद गए, अब कोई नहीं देता उन्हें सिंपल वाली को। वो तो हमें ऐसा है कि बेस बनाने के लिए स्टार्टिंग करनी होती, पता होनी जरूरी है। लेकिन अब जो प्रीपोजिशन वाला जो खेल है ना, मेन जो है वो वर्बल फ्रेज से जुड़ के आता है। आपसे कोई कहे रोलिंग स्टोन है, कोई पत्थर है लुढ़कता हुआ, तो वो दल बदलू है उसका मतलब, कि माय ब्रदर इज ए रोलिंग स्टोन, द लीडर्स आर रोलिंग स्टोन्स, वे दल बदलू होते हैं। तो अब वही फ्रेज है ना, रोलिंग स्टोन हो गया लुढ़कने वाला पत्थर। अब क्रोकोडाइल टीयर्स माने मगरमच्छ के आंसू है, लेकिन वो झूठे आंसू है। लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है एक लंगड़ा बहाना, लेकिन मतलब है कि एक ऐसा बहाना झूठा जो चल ना सके। तो ये हमारी फ्रेज ऐसे अर्थ बदलती है, ऐसी वर्बल फ्रेज तो बिल्कुल ही अर्थ बदल देती है। वहां तो आप फिर भी थोड़ा ध्यान लगा रहे हो। तो ही हैज गिवन अप हिज बैड हैबिट्स, या ही हैज गिवन अप हिज स्मोकिंग, वो अपनी स्मोकिंग को छोड़ चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं 128 नंबर। ही वेंट टू द डॉक्टर सो दैट ही कैन रिकवर सो, वो डॉक्टर के पास गया और ताकि वो अपने आप को जल्दी रिकवर कर सके। अब ही कैन रिकवर सून, वो रिकवर हो सके। आई एम रिकवरिंग, देखो ऐसे भी हम थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो। जैसे ही कैन रिकवर, भाई रिकवर माने रिकवर करना होता है या होना होता है, मान लो आप अटक जाओ कहीं ऐसे, तो एक अपनी तरफ से सेंटेंस बना लिया करो, आई एम रिकवरिंग। हाँ यार ठीक है, फिर तो सही है, फिर तो ही कैन रिकवर भी हो सकता है। जैसे डॉक्टर इज रिकवरिंग मी, ऐसे तो नहीं होता कि डॉक्टर रिकवर कर रहा है। मतलब मैं एक एग्जांपल दिया कि आप कभी ऐसे भी दिमाग में आ जाए ना कि भाई पता नहीं इसका मतलब रिकवर का खुद रिकवर होना होता है या कोई करता है रिकवर, उसमें आता है ऐसे, तो वहां पर आप अपने आप को थोड़ा सा कर लिया करो। ही वेंट टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास गया। जैसे अब यहाँ पे भी कभी आपको ये करना हो, या वेंट के बाद टू आएगा नहीं आएगा, जैसे आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, आई वेंट टू माई, ठीक है टू लग जाएगा। मतलब सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया करो, जहां पे आपको टू तो लग जाएगा, सही है। और फिर इसमें ऐसे भी देख लिया करो भाई दा लगेगा नहीं लगेगा। ही वेंट टू हिज अंकल, ही वेंट टू द अंकल, तो चलो अलग चीज हो गई, लेकिन ये एक पोजीशन हो गई ना, डॉक्टर प्रोफेशन हो गया। आई वेंट टू द टीचर, ठीक है। यहाँ पर द का क्या होता है, ये आर्टिकल है, डेफिनेट और इनडेफिनेट होते हैं आर्टिकल। द आर्टिकल जो होता है वो डेफिनेट होता है, और ए और एन जो आर्टिकल होते हैं वो इनडेफिनेट होते हैं। आपको आर्टिकल पे भी मैंने तो कराया नहीं है खैर आपको, लेकिन पता होना चाहिए। डेफिनेट से मतलब हो जाता है जब दा लग जाता है ना, तो हमारे माइंड में ये समझ लो, मतलब मैं आपको बस एक पिक्चर माइंड में डालना चाह रहा हूँ, दा लगने के बाद ये दिमाग में रहता है कि इस इंसान को जो ये सेंटेंस चल रहा है, जैसे ही वेंट टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास गया, मतलब वो डॉक्टर को जानता है ऑलरेडी, नाम से कम जानता है, वो डेफिनेट है, उसके माइंड में है कौन सा डॉक्टर। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मैं आपसे कहूं द स्टूडेंट इज कॉलिंग यू, और मैं बोल रहा हूं आई स्टूडेंट इज कॉलिंग यू, ए स्टूडेंट इज कॉलिंग यू। अगर सपोज मैं ये बोल दूं ए स्टूडेंट इज कॉलिंग यू, तो इसका मतलब जान रहे हो आप हिंदी क्या है? अरे कोई स्टूडेंट आपको बुला रहा है। ये सपोज करो मैं कमरे में हूँ और मेरे घर से मुझे कोई कहे कि अरे ए स्टूडेंट इज कॉलिंग यू, इसका मतलब मेरे मुझे क्या समझ में आया उनका बोलने से, कि कोई स्टूडेंट है वो बुला रहा है वो अकेला। ए स्टूडेंट इज, भाई स्टूडेंट्स लगा देंगे अगर बहुत सारे होंगे तो।
और अगर ये बोले द स्टूडेंट इज कॉलिंग यू, तो इसमें हो जाता है अरे वो स्टूडेंट। दा से एकदम वो डेफिनेट हो जाता है, इसका मतलब उसे हमारे घर के जानते हैं। द स्टूडेंट इज कॉलिंग यू, गो देयर। तो दा जब लगता है तो जो बोलने वाला है उस सेंटेंस को, उसे पता होता है कि वो व्यक्ति कौन है। ही वेंट टू द डॉक्टर, या दा लगने से, दा लगे ना लगे, अगर ना लगेगा तो वहां पे हमें ये लगेगा ये अननोन डॉक्टर है। लग जाएगा तो हमें लगेगा ये नोन है। और ए का मतलब भी कभी भी एक के लिए जरूरी नहीं होता, उसकी हिंदी ये भी निकल जाती है कोई, है ना। अ पर्सन इज कॉलिंग यू, कोई कोई व्यक्ति है जो तुम्हें बुला रहा है, उसकी कोई की सेंस में आ जाता है वो। द पर्सन इज कॉलिंग यू, अरे वो व्यक्ति तुम्हें बुला रहा है। तो दा की जो सेंस और ए और एन, मतलब ए और एन में तो खैर वो पता ही है आपको, जो रूल है वोवेल्स वाला, उसमें तो कोई अंतर है ही नहीं। यहाँ ए लगेगा यहाँ एन लगेगा, उसे तो आप ए में ओब्लिक लगा मिलेगा आपको, ए लगा लो एन लगा लो, वो तो एक अलग बात है, मैं तो ए ही बोल दूं, क्योंकि जहां एन लगना वहां एन लगना है, वो तो दोनों की सेम ही तो बात है ना। तो ये इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, और डेफिनेट होता है दा। तो दा का प्रयोग हम करते हैं। दी वहां बोलते हैं जहां पर उसके बाद में अगर डॉक्टर की जगह एलिफेंट आ जाता, मतलब ए ई आई ओ यू वोवेल से स्टार्ट होने वाला वर्ड आ जाता, तो दी हो जाता। दी एलिफेंट होगा, दी एंड होगा, दा एंड नहीं होगा, दा एलिफेंट नहीं होगा। ठीक, ये वैसे बोलने वाला है तरीका एक अलग से। ही वेंट टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास गया, सो दैट, अब सो दैट का रूल है यहाँ पे जो एरर वाला है, ताकि। सो दैट, एक तो सो दैट जब भी कभी आता है, वो डॉक्टर के पास गया, और यहां पर हमें एक ये बात ध्यान रखनी होती है कि ताकि ऐसा हो सके, तो सो दैट के बाद में हम मे और माइट का प्रयोग करते हैं। आप कैन का प्रयोग नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि देखो, सकने वाला रूल आप एक बार मैं आपको बता दूं, हालांकि ये तो आप फिक्स रूल समझ लो, सो दैट के बाद मे और माइट। अब माइट क्यों करेगा? कि पहला सेंटेंस पास्ट में बना हुआ है तो माइट कर दोगे उसे, और अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट का या फ्यूचर का है तो मे करोगे उसे। ही वेंट टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास गया था, ताकि वो अपने आप को, तो यहां पर आपको करना है कि ताकि वो अपने आप को रिकवर करा सके, मतलब पुरानी बात हो रही है, वो डॉक्टर के पास इसलिए गया था कि वो अपने आप को सही करा सके, मतलब सही हो जाए। पुरानी बात में दोनों बात खत्म होती है, तो ही माइट, तो कैन की जगह कुड हो जाता अगर यहां पर, तो कुड भी आप सोचते कि चलो सर कैन का कुड कर लो, अगर पास्ट ही करना है तो माइट करने की क्या जरूरत है, लेकिन सो दैट के बाद माइट आता। अब वो क्यों आता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। देखो, ये जहां पॉसिबिलिटी होती है वहां पर कैन का प्रयोग भी करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं इस चीज को उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट इट, मैं इसे उठा सकता हूँ, आई मे लिफ्ट इट। जैसे सपोज करो आपसे मैं पूछूं, भाई गाड़ी आती है चलाने, डू यू नो हाउ टू, हाउ टू का रूल होता है किसी काम को करने के लिए, डू यू नो हाउ टू ड्राइव द कार। आप कहो सर मैं गाड़ी चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव द कार, आई माइट ड्राइव द कार, आई मे ड्राइव द कार। देखो ये तीनों ही सेंटेंस सही है, आई कैन ड्राइव द कार, आई मे ड्राइव द कार, आई माइट ड्राइव द कार, तीनों। लेकिन इसमें अब कैन और मे का अंतर समझ लो आप। कैन जब ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है किसी चीज की तो कैन लगाते हैं, और जब कम पॉसिबिलिटी होती है तो मे लगाते हैं, जब बिल्कुल कम होती है तो माइट लगाते हैं। आप मुझसे ये कहो सर कल शादी है आपको आना है, मैं अगर ये बोल दूं आपसे आई माइट का, तो आप मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, सर कहाँ जा रहे हो, जरूर आना। इसका तो आपको पता लग गया, जबकि हिंदी एक ही है, आई कैन कम मैं आ सकता हूँ, आई माइट कम, आई मे कम, तीनों की हिंदी निकालूंगा तो एक ही, मैं आ सकता हूँ भाई, मैं आ सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ। लेकिन माइट लगती ही सेंस बिल्कुल 10% में पहुंच गई, और आप मे का प्रयोग 50% समझो और कैन का 90% समझो। 90 इसलिए बोल रहा हूँ, सकता तो लग ही रहा है ना कैन में भी। अगर पूरी होती तो आई विल कम हो जाता, और 110% होती तो आई मस्ट कम हो जाएगा। अगर मैं इनका लगाऊं ना हिसाब तो ऐसे बनेगा, आई माइट कम, आई मे कम, आई कैन कम, आई विल कम, आई मस्ट कम। इन पांचों का अंतर देख लेना, इनका मतलब हो रहा है परसेंटेज बढ़ती जा रही है, और मस्ट में तो ये हो गया बिल्कुल आऊंगा भी पक्का। 110%, जैसे कहते हैं ना कभी कभी हिंदी में, अरे 101% आपके इसमें मिलूंगा, आई मस्ट कम, तो वहां पे हम मस्ट यूज कर देंगे। तो मैं ये आपको बता रहा था कि संभावना में हम कैन में, हालांकि कैन का जो प्रयोग होता है वो एबिलिटी को शो करने के लिए होता है, योग्यता को, पावर को, वहां पर हम कैन यूज करते हैं। लेकिन यहां पर जैसे हमने यूज करा कैन रिकवर, मैं रिकवर हो सकता हूं, तो ये जो सो दैट वाला रूल होता है इसमें संभावना कम होती है, क्योंकि ये प्रयोग कुछ ऐसा होता है ताकि ऐसा हो सके। मैं डॉक्टर के पास गया था, मैं अपना वो रिकवर कर सकूं, मतलब एक पास्ट की बात आई या फ्यूचर की बात आती है तो वहां एक पॉसिबिलिटी होती है, और मे का प्रयोग हम उसके अंदर करते हैं, कैन की जगह मे का प्रयोग करते हैं। और सो दैट के साथ हमेशा रूल याद रखना है, जैसे आप लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हो। और मे का माइट कब होगा? वो पास्ट में होगा। अगर ये पहला ही वेंट की जगह ही वांट्स
वो चाहता है, सॉरी, वेंट वांट रही है, ही वेंट वो गया। अगर मैं ये कहूँ कि ही विल गो टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास जाएगा सो दैट ही मे रिकवर सून, ताकि वो जल्दी सून ही रिकवर हो सके, अपने आप को रिकवर कर सके। तो वो होता है। अच्छा, रिकवर का जो यूज है केवल ये बीमारी के लिए नहीं होता। जैसे सपोज करो आई लॉस्ट माई ऑल मनी इन माई बिजनेस, सब कुछ बर्बाद हो गया, नाउ आई एम रिकवरिंग। रिकवर होता है मैं अपने आप को पहले वाला कवर कर रहा हूँ, रिकवर, जहां था ना वही रिकवर हो रहा हूँ। अब वो अगर मैं बीमार था, आई वाज, तो आई एम रिकवरिंग, तो मैं बीमारी से ठीक हो रहा हूँ। और सपोज करो कोई व्यक्ति था, वो भाई वो बहुत ज्यादा बिजनेस में ऐसा टूट गया, अब शराब पीने लगा, बर्बाद हो गया, तो नाउ आई एम रिकवरिंग, अब मेरा बेटा रिकवर कर रहा है। किसी की शादी हो गई, तलाक हो गया, परेशान है, टेंशन में है, बहुत स्ट्रेस में है, तो मुझे ये बोलना हो कि भाई अब हमारा बेटा थोड़ा रिकवर कर रहा है, तो इसका मतलब वो उस गम से रिकवर कर रहा है। नाउ ही इज रिकवरिंग। तो वो रिकवर वहां कर रहा है। तो रिकवर एक केवल यही नहीं होता कि आप केवल इसे आप उसमें यूज करो, मतलब जैसे बीमारी के लिए नहीं होता, ठीक है ना, इसे हम कहीं भी यूज कर लेते हैं। मतलब जिस जगह आप दोबारा पहुंच रहे हो, मतलब जहां पे थे तो वो आप दोबारा रिकवर कर रहे हो। तो फिलहाल यहाँ पे तो सिंपल यूज था, सो दैट के साथ आप मे का यूज करोगे, पास्ट है तो माइट का यूज करोगे, ये वाला रूल था ये। ठीक, नेक्स्ट 129 है, यू ought टू गिव एग्जामिनेशन यस्टरडे, तुम्हें कल एग्जामिनेशन देनी चाहिए थी, ही आना चाहिए कायदे में। तो यस्टरडे की बात हो रही है, तो देखो अगर आप ये सोचो कि भाई ought टू का प्रयोग हो रहा है, एग्जामिनेशन देनी चाहिए, और यस्टरडे लिख रहा है, तो यस्टरडे को हटा दो तो सही हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता ना सेंटेंस सही। भाई आप, मैं आपसे ये कहूं कि यू शुड प्ले क्रिकेट यस्टरडे, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए कल, तो चाहिए था बोल रहा चाह रहा हूं मैं, अब यस्टरडे हटा दो भाई, ऐसा कर लो, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, यस्टरडे तो आना ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, शुड को पास्ट में ले जाना पड़ेगा। तो यहां पर ought टू का रूल है, पहले तो यही बात है कि ought टू का जो रूल है वो कहाँ होता है, शुड का प्रयोग कहाँ होता है, मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है। हम तीन तरीके से चाहिए वाले सेंटेंस को यूज करते हैं। चाहिए, भाई आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, सजेशन होते हैं, सलाह किसी को, आपको चाय पीनी चाहिए, आपको चाय पीनी नहीं चाहिए, यू शुड टेक टी, आपको चाय लेनी चाहिए, आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, यू शुड नॉट टेक टी। अब बात होती है कि जो चाहिए वाले होते हैं, जहां सलाह हम किसी को देते हैं, वो तीन तरीके से हो सकते हैं। एक शुड का नॉर्मली प्रयोग है, सभी को आता है, यू शुड प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलना चाहिए। लेकिन अगर इसी चाहिए को मैं बोल दूं कि आपको अवश्य क्रिकेट खेलना चाहिए, आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए भाई, तो यू मस्ट डू एक्सरसाइज। मस्ट के साथ भी वो जो ये है आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, शुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, यू मस्ट स्टडी, आपको अवश्य स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तो यू मस्ट स्टडी, यू शुड स्टडी, यू मस्ट स्टडी, दोनों में अंतर कितना हो गया, मस्ट में मैं प्रेशर लगा रहा हूँ और आपसे पूरा पक्का वो ले रहा हूँ कि भाई जरूर जरूर लग गया इसके साथ, तो मस्ट हो जाता है, शुड तुम्हें चाहिए। अब चाहिए दो तरीके से यूज हो गया, एक चाहिए ओट टू में यूज होता है। ओट टू का होता है जब आप किसी को शिष्टाचार की बात करते हैं, किसी के कर्तव्य, ड्यूटी, जैसे आपको देश की रक्षा करनी चाहिए, यू ओट टू, यहां पर शुड और मस्ट ना के, यू ओट टू डिफेंड योर कंट्री, आपको देश के झंडे का सम्मान करना चाहिए, यू ओट टू रेस्पेक्ट द फ्लैग ऑफ अवर इंडिया, तुम्हें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, यू ought टू सर्व योर पेरेंट्स। तो अब ये ought टू का प्रयोग मतलब हम इटिकेट्स, जो शिष्टाचार या कोई हमारे ड्यूटी है, हमारी कर्तव्य है, वहां पर हम इसमें ought टू यूज करते हैं। तो तीनों चाहिए को पहले आप सिंपल देखो। अब ये तीनों की तीनों चाहिए अगर पास्ट में पहुंच जाए, जैसे तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था, तो यू शुड प्ले क्रिकेट, तो तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए। अगर मैं कहूँ तुम्हें खेलना चाहिए था, तो शुड के साथ हम हैव लगाते हैं। और कोई भी चीज, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, कोई मॉडल अगर आपका आ जाता है और उसे पास्ट में ले जाना हो, तो उसका सबसे अच्छा तरीका उसमें हैव लगा के फिर थर्ड फॉर्म लगा के बनाते हैं। तो यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, तुम्हें कल क्रिकेट खेलना चाहिए था, यू शुड हैव प्लेड, ईडी लगा देंगे, यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। तो शुड हैव का तो ये हो गया, तुम्हें अवश्य खेलना चाहिए था, अगर ये हो जाता तो वही मस्ट वाला प्रयोग पास्ट में ले जाएंगे, तो यू मस्ट हैव हो जाएगा, और फिर प्लेड लगाओगे, यू मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, तुम्हें कल अवश्य खेलना चाहिए था। अब ओट टू वाले को कैसे लेके जाएंगे, अब इसे देख लो कि तुम्हें माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए थी, तो यू ओट टू का ओट टू एक मॉडल है,
ought to के बाद फिर हैव लगेगा, यू ought to have, और फिर हैव लगाने के बाद में थर्ड फॉर्म, यू ought to have served your parents, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी। अगर चाहिए की बात होती तो ought to लग के बात हो जाती, यू ought to have served your parents, मतलब ऐसे बनाएंगे, ऐसे ought to के साथ have लगा देंगे। तो कुल मिला के हमें ये बात पता लग गई कि हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और मस्ट हो, मस्ट के साथ हैव लगाएंगे, शुड के साथ हैव लगाएंगे, ought to के साथ हैव लगाएंगे अगर ये पास्ट में जाए। और ये फ्यूचर या प्रेजेंट की बात हो रही है तो फिर तो ये है ही शुड मस्ट। तो एक अंतर तो हमें ये पता होना चाहिए, शुड में, मस्ट में और ought to में, तीनों में क्या अंतर है। तीनों चाहिए के लिए यूज हो रहे हैं, लेकिन तीनों में अंतर क्या है। शुड सिंपली होता है मस्ट, जरूर अवश्य करना चाहिए, और ought to जहां रेस्पेक्ट और शिष्टाचार की बात होती है। अब तीनों का पास्ट, तो शुड के साथ हैव, मस्ट के साथ हैव, ought to के साथ हैव। अगर पास्ट में शुड हैव, मस्ट हैव, ought to हैव के साथ नोट लगाना पड़ जाए तो कहाँ लगाएंगे। जब भी कभी नोट लगता है तो पहले वर्ड के साथ लगता है, चाहे कितनी बड़ी हेल्पिंग वर्ब हो। जैसे एक हेल्पिंग वर्ब, सबसे बड़ी कौन सी हेल्पिंग वर्ब है पता है आपको? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, जिनकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन, हम यूज करते हैं। और सबसे बड़ी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के, विल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अगर इसमें नोट लगाना पड़ जाए तो कुछ बच्चे सोचे विल हैव नॉट बीन, या विल हैव बीन नॉट, या विल नॉट हैव बीन, कभी भी नोट लगाना पड़ जाए, बिल्कुल दिमाग में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जब भी कितना भी तीन वर्ड की हेल्पिंग वर्ब हो, दो वर्ड की हो या एक वर्ड की हो, पूरी हेल्प, जैसे शुड हैव है तो दो वर्ड की हेल्पिंग वर्ब होगी ना, शुड थी तो एक वर्ड की थी, मस्ट हैव दो वर्ड की हो गई, ought टू हैव तीन वर्ड की हो गई, ought टू हैव तीन वर्ड की हेल्पिंग वर्ब हो गई। अगर इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब कोई भी आ जाए तो वहां ought नॉट टू हैव होगा, ought टू नॉट हैव नहीं करेंगे, ought टू हैव नोट नहीं करेंगे, ought नॉट टू हैव करेंगे, शुड नॉट हैव करेंगे, मस्ट नॉट हैव करेंगे, विल नॉट हैव बीन करेंगे। तो नोट को हम हमेशा यहाँ यूज करेंगे, और जब कभी आपको इंटरोगेटिव बनाना हो तो बस ये अकेली को उठा के शुरू में और बाकी बाद में। तो शुड ही नॉट ऐसे बनाएंगे, ठीक। यू ought टू गिव एग्जामिनेशन यस्टरडे, तुम्हें कल एग्जामिनेशन देनी चाहिए थी। तो एक गलती तो इसमें देखो, छोटी सी तो सेंटेंस है, बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस है, चार पांच वर्ड सारे, गलतियां देख लो आप। ought टू का प्रयोग तो होना नहीं था, ये तो शिष्टाचार और उसमें यूज होता था, तो कहीं मतलब ही नहीं है एग्जामिनेशन देने के लिए ought टू का मतलब क्या था। तो हमें तो सीधा शुड का प्रयोग करना था कि भाई तो आपको एग्जाम देना चाहिए था कल। तो जब शुड का प्रयोग करते हो और यस्टरडे आ रहा है तो शुड अकेला तो आएगा नहीं, हैव आएगा उसके साथ। तो यू शुड हैव, और एग्जामिनेशन देना, मैंने आपको बताया था कि टेक यूज करते हैं एग्जामिनेशन, ये पहले बता चुका हूं ऑलरेडी आपको। तो यू शुड हैव टेकन, और एग्जामिनेशन नहीं दी होगी कल। एग्जामिनेशन होती है बहुत सारे एग्जाम इकट्ठे होकर एक एग्जामिनेशन बनती है, परीक्षा। भाई जैसे मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मैं एग्जाम ही तो दे रहा हूँ, आज मैं एग्जामिनेशन दे रहा हूँ ऐसा नहीं बोलूंगा, तो एग्जाम होगा एग्जामिनेशन का। तो देखो गलतियां देख लो आप, यू शुड हैव टेकन एग्जाम यस्टरडे, तो एग्जामिनेशन वाला गलत हो गया। गिव का टेक करना जरूरी हो गया, और टू का शुड हैव होना बहुत जरूरी है। तो यू शुड हैव टेकन एग्जाम यस्टरडे, आपको कल एग्जाम देना चाहिए था, ये बनेगा आपका, ठीक है। तो कभी कभी छोटे जरूर होते हैं सेंटेंस में, बहुत कमियां होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस लेसन, अब ये तो हमें देख के ही बुरा लग रहा है। अंडरस्टैंड में आईएनजी नहीं लगता, इसकी सीधी सी एरर ये बैठती है कि भाई इसमें आईएनजी नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता, बहुत सारी ऐसी वर्ब होती है, वे होती है जो फील करते हैं, हमें जिन चीजों को महसूस करते हैं, तो वहां पर हम अंडरस्टैंड, जैसे है मैं समझ रहा हूं, तो मैं इस चीज को मैं फील कर रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, जो हमारी ये इंद्रियां होती है ना, टच करना, फील करना, स्मेल करना, ये सारे के सारे जो वर्ड होते हैं, इतनी बारीकी में ना जाओ तो कुछ 20-25 ये कुछ वर्ब है, आपको मैंने उसमें लिखवा रखा है, जो मैंने एसेंशियल टर्म्स वाला एक पेज है वो आपको दिया हुआ है, उसमें ये लिखी हुई है कि वहां पर आप उन इनमें आईएनजी नहीं लगा सकते। इनमें आईएनजी आप ऐसे तो लगा सकते हो अगर आप पार्टिसिपल यूज कर रहे हो या जीरेड यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप मेन वर्ब की तरह आप यूज कर रहे हो तो आप आईएनजी नहीं लगाओगे। जैसे आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे आप इसे, क्योंकि अब आप सेंटेंस बना रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप ऐसे तो कर सकते हो, उसकी हिज अंडरस्टैंडिंग पावर इज नॉट गुड, ऐसे तो यूज कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग यू वर्ड। कभी आप कहो सर मैंने अंडरस्टैंडिंग तो लिखा हुआ देखा है, ऐसे कैसे कह सकते हो? ऐसे तो आपने लिखा हुआ वो सीइंग भी देखा होगा, SEEING, सीइंग। आई एम सीइंग नहीं कर सकते।
जैसे मैं देख रहा हूं, जैसे आई सॉ हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल देखा। आई एम सीइंग हिम, गलत है सेंटेंस। आप ऐसे तो कर सकते हो, सीइंग ए लॉइन, एक शेर को देख करके। आप इस तरीके से तो यूज कर सकते हो। तो ये जितनी भी हमारी वे होते हैं ना, एक तरीके से सेंसेस लगा लो, फाइव सेंसेस जो होती है, इनसे रिलेटेड जो वर्ब होती है, जैसे उसमें हमारी स्मेल आती है, आई एम स्मेलिंग नहीं करोगे, आई एम डाउटिंग नहीं करोगे। स्मेल है, डाउट है, हियर है, आई एम हियरिंग नहीं होता। अब आप कहोगे सर हियरिंग तो बहुत सुना है, आपने ऐसा नहीं सुना। आपने सुना आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज, या ऑन हियरिंग दिस पार्ट, ये तो वो आपने सुना है। आप ऐसे नहीं सुना आपने ही इज हियरिंग, ये गलत है। बिलोंग नहीं होता, सीम माने प्रतीत होना, ये नहीं होता। लुक माने दिखाई देना, आई एम लुकिंग, कहोगे सर लुकिंग तो देखा है। आप आई एम लुकिंग नहीं होता, वो होता है कि जो प्रतीत होने वाला, आई एम लुकिंग देखने वाली यूज में नहीं होगा। ही इज लुकिंग स्मार्ट, ये तो होगा, वो प्रतीत हो रहा है वहां पे हो सकता है, लेकिन ही इज लुकिंग दिस थिंग, वो गलत है। अगर अब इन्हें करेंगे कैसे भाई, बिलीव नहीं होता, आई एम बिलीविंग नहीं होता। वांटिंग का आपने कभी नहीं सुना होगा, आई एम वांटिंग। अब आप कहोगे सर सेंटेंस तो ऐसा बोलना पड़ सकता है, जैसे मैं चाह रहा हूं, मैं चाय चाह रहा हूं, तो आई एम वांटिंग, गलत। मैं चाय चाहता हूं। एग्रींग, आई एम एग्रींग, मैं सहमत हो रहा हूं भाई आपकी बात से, तो मैं सहमत हो रहा हूं, आई एग्री टू योर वर्ड्स, ठीक है। डिपेंडिंग नहीं होता, डिजायरिंग नहीं होता, होपिंग नहीं होता, सपोजिंग नहीं होता। मतलब ये कुछ ऐसे वर्ड है, तो ये नहीं यूज होते। तो आपको ध्यान रखना है, इनमें आईएनजी आप ऐसे यूज नहीं करोगे, मतलब मेन वर्ब की तरह। बोलना चाह रहा हूं मैं, वे पार्टिसिपल में जीरण में आपने देखे होंगे, लेकिन आपने वो इस तरीके से नहीं देखे। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि उसमें आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस लेसन, ये गलत है। इसका तरीका एक होता है, या तो क्योंकि आपको तो ऑप्शन मिलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नॉर्मली देखा जाए, या तो अंडरस्टैंडिंग को हटाते हैं और इसकी जगह दूसरा वर्ड यूज करते हैं, अगर आपको इसी सेंस में जाना है आईएनजी वाली में। जैसे आर यू गेटिंग दिस लेसन, क्या आप समझ पा रहे हो उस लेसन को? नहीं तो फिर सबसे अच्छा अंडरस्टैंडिंग यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस लेसन, मतलब डू यू अंडरस्टैंड दिस लेसन, क्या आपको ये लेसन समझ आ रहा है? वो रहा है की सेंस होगी, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप समझते हो इस लेसन को, तो डू यू अंडरस्टैंड बोलना पड़ेगा आपको, आईएनजी हटाना पड़ेगा, आर यू भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आईएनजी हटाने से भी काम नहीं चलेगा, आर यू अंडरस्टैंड तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ना भाई। आर के साथ इजारम के साथ आईएनजी, ऐसा तो कभी आपने देखा ही ना होगा। तो आर यू अंडरस्टैंड तो बिल्कुल गलत है, आपको सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट ले जाना पड़ेगा, और इसी सेंस में डू यू अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आई एम फीलिंग की जगह आपको यूज करना पड़ा आई फील, आई स्मेल, आई डाउट दैट ही इज द थीफ। तो आपको ऐसे ही, आई एम डाउटिंग दैट ही इज ए थीफ नहीं बोलना पड़ेगा, आई डाउट दैट ही इज ए थीफ, मुझे डाउट है कि वो थीफ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग की जगह डू यू अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, या फिर हम इनके लिए अलग वर्ड, अब अलग वर्ड चलो, अंडरस्टैंड का गेट ले लिया, अब किस किस का कहाँ कहाँ लेते चलोगे, तो डू यू अंडरस्टैंड दिस लेसन, क्या आपको ये लेसन समझ आ रहा है? तो देखो यहाँ पर दिस का जो प्रयोग हुआ है, आप इसे देखो, लेसन, दिस आया है, ये वाला लेसन। तो ये हम जो यूज करते हैं एज ए एडजेक्टिव यूज करते हैं, लेसन इसके बाद में नाउन है हमारी, तो दिस को हम एज ए एडजेक्टिव भी यूज करते हैं, और दिस का प्रयोग हम प्रोनाउन की तरह भी यूज करते हैं, एडजेक्टिव की तरह। जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज, यहाँ पर दिस के बाद तुरंत इज लगा दिया, तो ये हमने जो यूज करा है, क्योंकि नाउन को यूज करते हैं ना, सब्जेक्ट जो होता है वो हमारी नाउन होती है, प्रोनाउन होती है। दिस इज माई पेन, तो दिस के बाद अगर इज आया है, तो दिस यहाँ पर एज ए प्रोनाउन है, और दिस पेन इज माइन, अब पेन से पहले दिस आया है, तो ये बिल्कुल दिस ऐसे है जैसे माई आता है, हिज आता है, योर आता है। ये आपका दिस जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। तो पेन जो है वो आपका नाउन है, उससे पहले दिस आ रहा है, वो एडजेक्टिव है आपकी। और दिस इज माई पेन, यहाँ दिस जो है ये आपका नाउन है। तो दिस नाउन की तरह भी यूज करते हैं, मतलब प्रोनाउन की तरह, सॉरी। तो और उसे हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं। तो आर यू अंडरस्टैंड की जगह डू यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं, ही एंड माई सेल्फ आई एम प्लेइंग क्रिकेट देयर। ही एंड माई सेल्फ, अब यहाँ पे क्या करा है, एंड से जब भी कोई चीज जुड़ती है, तो बहुत बार हम यूज कर चुके हैं कि भाई एंड से कोई चीज, तो उसे प्लूरल बना लेते हैं। एक वो बात मैंने आपको बताई थी कि आप ध्यान रखो, एक तो एंड जो होता है ना, जब एंड आता है, चाहे ये बीच में आ रहा हो, चाहे पीछे आ रहा हो, शुरू में आ रहा हो, तो इसके ये बैलेंस करता है अपने बराबर वाले को। मतलब इधर जो चीज होगी ना, उधर भी हुई। जैसे माई सेल्फ आपने एक तरह से रिफ्लेक्सिव लगा लिया आपने प्रोनाउन, लेकिन अब ही लग रहा है आपका जो प्रोनाउन है आपका सब्जेक्ट वाला है, और आपका सब्जेक्टिव केस है, तो ही के साथ आई चलेगा, एंड अगर लगाओगे आप, ही के साथ मी नहीं चल सकता, ही एंड मी नहीं लगा, देखा होगा आपने। ही एंड माई सेल्फ नहीं होगा, ही एंड माइन नहीं हो सकता,
ही एंड माई नहीं हो सकता, मतलब माई ब्रदर तो हो सकता है। तो ही एंड माई सेल्फ तो बिल्कुल गलत हो गया आपका, तो आई लगाना पड़ेगा। जब आप आई लगाओगे ही एंड आई, तो आप जब एंड वाला रूल होता है, पहले बता चुका हूं इसके बारे में, तो आप 231 और 123 पे भी ध्यान दे लिया करो। भाई सेकंड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन आता है, 231 का नियम सबसे ज्यादा चलता है। और ये तो सिंपल है, क्रिकेट खेलने की बात है। अगर होता कोई गलत काम करा हुआ होता तो 123 का नियम बना लेते, वो भी देखना पड़ता है हमें, 1 2 3 वाला। तो ये 231 123 वाला रूल बता चुका हूं आपको। जब भी कभी तीन, वहां पर जरूरत नहीं होती कि जब तीन सब्जेक्ट होंगे आपके, जब भी आप उसे 231 का रूल करोगे। अगर दो भी है तो जो भी आ रहा है पहले, मतलब 231 सेकंड पर्सन आएगा, यू होता तो पहले वो लिखा जाता, फिर ही दे में से कुछ आएगा, सी में से, फिर आएगा आई वाला, आई या वी हो। तो यहाँ पर तो दो ही है, तो आई वी वाला तो बाद में ही है, और 231 में से थ्री एक हो गया, ये ठीक है। 123 का जब आता है जब गलत काम हो, या 123 का जब आता है जब तीनों ही सब्जेक्ट हमारे प्लूरल हो, मतलब ही ना हो, दे हो, यू तो प्लूरल होता ही है, आई ना हो, वी हो। अगर तीनों हो तो फिर 123 का रूल होता है। यहाँ पर ही एंड आई आएगा, एक तो बात ये हो जाती है क्लियर। अब दोनों है, जब ही और आई दोनों जुड़ गए तो अपने की अंग्रेजी यहाँ तो है नहीं, अपने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ रही है पजेसिव, तो वो सारा का सारा ही एंड आई जुड़ करके वी बनता है। मैंने आपको बताया था, अगर आई कहीं जुड़ जाए तो सारा का सारा वी, डब्ल्यू ई वी हो जाता है। अगर आई ना हो, यू हो, तो फिर सब यू हो जाता है। और अगर सारे थर्ड पर्सन हो तो फिर दे हो जाता है। तो ही एंड माई सेल्फ है तो आई। यहाँ एम जो आ रहा है, अब ये एम किसके अकॉर्डिंग आएगा? अब आप कहोगे सर ये प्लूरल हो जाएगा, तो ही एंड आई आर हो जाएगा। अब आप ऐसे लगाओ ना, ही एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट देयर, वह और मैं क्रिकेट खेल रहे हैं वहां पर। लेकिन मैं आपको एक अंदर की बात बता दूं, ये जो आर है, अगर मैं इसके भी आपसे चीर फाड़ करवाने लगूं कि ये आर आया किस वजह से, तो आप ये बताओगे क्योंकि सर ही एंड आई आर, इसलिए आर आएगा क्योंकि दो को जोड़ा गया है, एक से ज्यादा हो गए तो प्लूरल हो गए। लेकिन अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ के देखूंगा कि अगर सपोज करो मुझे इसमें विल और सेल में से कोई एक लगाना पड़े तो क्या लगाओगे? तो आप भाई, उसमें क्या होता है, आई और वी के साथ सेल होता है, बाकी दे अगर होता है तो उसके साथ तो हम विल ही लगाते हैं। हालांकि आई और वी के साथ भी विल लग जाता है, वो जब पक्की बात होती है ज्यादातर लगाते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल एक्यूरेट पे आ जाऊं तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि ये जो आर आया है वो इसलिए आया क्योंकि हमने सब्जेक्ट को डब्ल्यू ई वी मान लिया, दे नहीं माना है, टी एच ई वाई दे नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें आई है लिखा हुआ। अगर लिखना पड़ जाए ना, अगर कोई बिल्कुल बैठ जाए एग्जामिनर की, बताओ यहाँ पे सेल आएगा विल आएगा, तो आपके दिमाग में आएगा विल लगा दो, क्योंकि प्लूरल जो होते हैं, दे जो होता है, दे के साथ तो विल ही आता है, दे के साथ सेल तो आता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट वी बन गया, आई के जुड़ते ही वी बन गया, इसलिए सेल आएगा यहाँ पर। ठीक। लेकिन फिलहाल तो ये सीधा ही सेंटेंस है, ही एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट देयर, वह और मैं दोनों हम क्रिकेट खेल रहे हैं वहां पर, तो ऐसे बनेगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते। 132 है, द सर्वेंट रिफ्यूज्ड दैट ही हैड नॉट ब्रोकन द कप। सर्वेंट ने बिल्कुल मना कर दिया। रिफ्यूज करना, डिनाई करना, इनकार करना होता है ना ये तो। भाई जब हम किसी चीज को इनकार कर देते हैं, एक फॉरबिड वर्ड आता है, मना करना होता है वो भी। ये जो तीनों चारों वर्ड जो नेगेटिव होते हैं अपने अंदर, अगर इनके बाद में जब कोई सेंटेंस आता है तो वो अफर्मेटिव बनता है, क्योंकि नेगेटिव तो इनके अंदर ही तो छिप गया। भाई जैसे ये इतनी बड़ी गलती है, जितनी बड़ी गलती आप उसमें करते हो ना, जब आप उसका यूज करते हो, आपने देखा होगा यू आर फॉरबिडन, आप फॉरबिडन का यूज कहाँ करते हो, याद करो। आप फॉरबिडन का यूज दो जगह करते हो, एक जगह फॉरबेड करते हो, एक जगह फॉरबिडन करते हो। फॉरबिडन बहुत बार हमने यूज करा है, ये हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय करते हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस में करते हो, याद करो। आप उसमें पता क्या करते हो, मैं आपकी माइंड उधर ले जाऊं थोड़ा सा। उसमें हम ये कहते हैं कि गो टू मार्केट, और फिर कहते हैं बनाओ वे पैसिव वॉइस। फिर आप कहते हैं गो टू मार्केट का पैसिव वॉइस, तो वहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो वाला झंझट तो होता नहीं है, ये इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इसमें फिर आपको टीचर इस तरीके से कराते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, वे वाले रूल चलते हैं उसमें। तो गो टू मार्केट वहां ज्यादातर ऑर्डर वाली बात होती है। वहां ऑर्डर वाला इसलिए होता है क्योंकि अगर रिक्वेस्ट हो जाएगा तो प्लीज विलीज लिखा हुआ आएगा, और सजेस्टेड वाला और ऑर्डर वाले में से कुछ भी लगा लो, ऐसे बोलते हैं। और जब लगे कि ऑर्डर ही है मार्केट जाओ, तो यू आर ऑर्डर टू गो टू मार्केट। ठीक है जी, यू आर ऑर्डर्ड टू गो टू मार्केट, हम ऐसे बना देते हैं। अब वो सपोज करो गो टू मार्केट की जगह डोंट गो टू मार्केट हो, मैं मार्केट मत जाऊं, तो वहां पर एक तरीका तो ये होता है यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो टू मार्केट, एक तरीका तो ये होता है। फिर दूसरा तरीका होता है कि यू आर फॉरबिडन, आपको मना किया जाता है टू गो टू मार्केट जाने के, यू आर फॉरबिडन टू गो टू मार्केट। तो वो फॉरबिडन मैं वहां बताने की कोशिश कर रहा हूं।
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में यही वाला रूल राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा, और डोंट गो टू मार्केट ऐसे आ गया। तो राम फॉरबेड मोहन टू गो टू मार्केट, राम फॉरबेड मोहन होता है वहां पर। और यहाँ फॉरबिड, क्योंकि वहां सेकंड फॉर्म लगती है, यहाँ थर्ड फॉर्म लगती है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है ना, इसलिए फॉरबिडन आता है। तो यू आर फॉरबिडन ऐसे लिखा हुआ आपने देखा होगा, फिर वहां नोट नहीं लगता। अगर नोट लगा दिया ना, यू आर फॉरबिडन नोट टू गो टू मार्केट, तो आपसे मना किया जाता है, मार्केट ना जाने के लिए मना किया जाता है, इसका मतलब चले जाओ। यही तो सेंस होगी ना। द सर्वेंट रिफ्यूज, नौकर ने मना कर दिया, दैट ही हैड नॉट ब्रोकन द कप, उसने कप नहीं तोड़ा। नौकर ने ये मना नहीं करा कि मैंने कप नहीं तोड़ा, इस बात को मना नहीं करा। उसने मना करा है मैंने कप तोड़ा है, इस बात को मना कर रहा है वो। द सर्वेंट रिफ्यूज दैट ही हैड ब्रोकन द कप, सर्वेंट ने इस बात को मना करा कि उसने कप तोड़ा है, इस बात के लिए मना कर दिया। तो ये सेंस है। उसने कप नहीं तोड़ा, मैंने चोरी नहीं की, इस बात को मैं मना कर रहा हूं, मैंने चोरी, तो इसका मतलब मैंने चोरी कर ली। मैं मना कर रहा हूं कि चोरी करने को, चोरी ना करने को मना नहीं, चोरी करने को रिफ्यूज कर रहा हूं। बात थोड़ा माइंड लगा लेना इस बात पे। द सर्वेंट रिफ्यूज दैट ही हैड ब्रोकन द कप, उसने कप तोड़ा है, इस बात को मना कर दिया उसने। उसने कप नहीं तोड़ा, इस बात को मना कर दिया, तो इसको तो तोड़ दिया उसने। क्यों मैं मना कर रहा हूँ भाई, कप नहीं तोड़ा, कप नहीं तोड़ा, तो मैं मना इस बात को नहीं कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ कप तोड़ने वाली बात को। तो इसमें ये सेंस है, ऐसी रिफ्यूज होता है, ऐसी डिनाई होता है, और ऐसे ही आपका फॉरबिड होता है। उन पे ध्यान रखना है। और ये खुद नेगेटिव होते हैं। और ये तो हो गए ऐसे वर्ड मना करने वाले। एक इसी तरीके से जो नेगेटिव वर्ड होते हैं, वो मैं पहले भी आपको, ये अनटिल में नेगेटिव, अनलेस में नेगेटिव, और लीस्ट शुड वाले में नेगेटिव, इनमें नेगेटिव अंदर छिपा रहता है उनमें भी नोट नहीं लगाते। देखो ये डिनाई का आ गया, लेकिन ये डिनाई का वो मना करना वो नहीं आया। ये डिनाइड नेगेटिव तो आया ही नहीं है, तो नेगेटिव वाला तो रोल है नहीं। इसमें ये आया है, मैंने स्टॉप और स्टार्टेड इसलिए लिखा है यहाँ आगे ब्रैकेट में, कि जैसे डिनाई होता है तो ये वे वर्ब होती है जिनके बाद आप तुरंत जीरंड बनाओगे। ही डिनाइड, अब आपने करा कि भाई आप आईएनजी लगाओगे वर्ब में, टू नहीं लगाओगे, इन्फिनेटिव नहीं करोगे। ही डिनाइड गोइंग टू मार्केट, ही डिनाइड उसने मना कर दिया, गोइंग टू मार्केट विद मी, मेरे साथ मार्केट जाने के लिए। अब ये भी बहुत, ये वर्ब भी स्टॉप है आपकी, स्टार्ट है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई लिखना बंद करो, तो आप कहोगे स्टॉप राइटिंग। स्टॉप राइटिंग सुना होगा ना बहुत आपने। आई स्टॉप राइटिंग, मैंने लिखना बंद कर दिया। आई स्टॉप टू राइट नहीं बोलूंगा मैं इसे, आई स्टॉप टू राइट, आप इन्फिनेटिव नहीं बनाओगे। आई स्टॉप राइटिंग, मैंने खेलना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड प्लेइंग। यार बोलना शुरू करो आप, स्टार्ट स्पीकिंग, तो आई स्टार्टेड स्पीकिंग, मैंने बोलना स्टार्ट करा। आई स्टार्टेड स्पीकिंग, आई स्टॉप राइटिंग, मैंने राइटिंग लिखना बंद कर दिया। आई स्टॉप टू राइट नहीं करेंगे, आई स्टार्टेड टू स्पीक नहीं करूंगा। तो ऐसे ही डिनाई होता है, ही डिनाइड प्लेइंग, उसने ही डिनाइड गोइंग देयर, वहां ऐसा आईएनजी लगाएंगे इसमें। तो डिनाई हो गया, स्टॉप हो गया, स्टार्ट हो गया। ऐसी वर्ब एंजॉय होता है, ही एंजॉयड प्लेइंग। ऐसी एवॉइड के साथ टू लगाते हैं, एवॉइड के साथ आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, दोनों तरीके से यूज होता है। फिनिश होता है, आई फिनिश्ड राइटिंग, मैंने लिखना बंद कर दिया, खत्म कर दिया। कीप होता है, कीप तो आप देखते हो, कीप वॉचिंग, आई केप्ट वॉचिंग मूवी, कीप वॉचिंग, ठीक है ना। ऐसी सजेस्ट भी होता है, ही सजेस्टेड, उसने सलाह दी, मतलब ही सजेस्टेड। और जिस चीज की भी, प्लेइंग दिस थिंग, उसने खेलने के लिए सजेस्ट करा। तो ये कुछ वर्ड है, ये भी मैंने शायद उसमें लिखा रखे होंगे, आप देखना। जो मैंने एसेंशियल टर्म्स वाला आपको पेज दे रखा है ना, उसमें ये भी होगा। तो आप उसमें से वे वाली वर्ब आप देख सकते हो। तो जैसे डिनाई है, स्टॉप है, स्टार्ट है, एंजॉय है, आपकी फिनिश है, कीप है, इस तरीके से वे वर्ब मिलेगी, तो उन्हें आपको ध्यान रखना है। तो वहां पर ये सेंटेंस बना आपका, ही डिनाइड गोइंग टू मार्केट विद मी से तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। नेक्स्ट 134, आई हैव डिसाइडेड दैट आई शैल नॉट गो टू दिल्ली, मैं डिसाइड कर चुका हूं कि मैं नहीं जाऊंगा दिल्ली। तो मैं डिसाइड कर चुका हूं, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली। जब हम कोई चीज डिसाइड कर देते हैं, तो फिर तो हम, वैसे तो आई के साथ विल आप दुनिया भर के लगाते हो, यहाँ जान के शैल लगा दिया। जब हम कोई चीज डिसाइड कर देते हैं, पक्की बात हो जाती है, तो फिर चेंज करते हैं ना। आई के साथ शैल आता है तो विल हो जाता है, ये हमारा बिल्कुल छोटा सा रूल है। जब हम फुल डिटरमाइंड हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं,
मैं डिसाइड कर चुका हूं इस बात को कि आई विल नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो पक्की बात है ना, डिसाइड कर दिया। तो वहां पे तो बिल्कुल ही बदलेंगे इसे। और नॉर्मली भी अगर विल लगा हुआ होता तो गलत नहीं होता, लेकिन अब शैल लगा हुआ गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया बिल्कुल कि भाई मैं नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू दिल्ली का मतलब तो सिंपल हो गया, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। पक्की बात हो जाती है तो विल लगेगा। टेल हिम गुड मॉर्निंग, उससे आप गुड मॉर्निंग कहना। अब कहना जैसे है तो ना, अरे नमस्ते कह देना उससे। तो टेल माने बताना होता है। देखो टेल में और सेम में अंतर समझ लो आप। कभी भी आपने देखा होगा, जब आप नरेशन करते हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो वहां होता है राम सेड टू मोहन। राम ने मोहन से कहा, जब हम उसे करते हैं ना, वो तो डायरेक्ट होता है। जब इनडायरेक्ट करते हो तो राम टोल्ड मोहन करते हो आप। खूब करा आपने। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, राम सेज और मोहन ऐसे होता है ना, वो तो कोमा इन्वर्टेड कोमा ही लगते हैं। फिर आप करते हो राम टेल्स मोहन। राम टोल्ड मोहन, राम ने मोहन को बताया। जब एक इंसान दूसरे से बात करेगा, उसे कुछ समझाएगा, तो वहां सैड नहीं होता। सैड तब होता है जब आप एक ही व्यक्ति बोल रहा है। आपने ये भी देखा होगा, राम सैड और फिर दूसरा नहीं दे रखा ऑब्जेक्ट, और हमें नीचे करना पड़ जाए इनडायरेक्ट बनाते समय, तो हम करते हैं राम सैड दैट, ऐसे लगा देते हैं। वो एक अलग बात है, हमारे माइंड में चलता रहता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हम थर्ड पर्सन को लेके चलेंगे, और कभी हमें यू आ जाए आगे चल के, जैसे ऐसे आ जाए राम सेड और इन्वर्टेड कोमा लग के यू आर ए गुड बॉय, तो वहां पे राम टोल्ड तो करेंगे नहीं जब दूसरा ऑब्जेक्ट है ही नहीं। राम सेड दैट, और यू को फिर हमें बदलना पड़ेगा। यू बदला जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम यू को थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट मान करके उसे ही कर देंगे। तो राम सेड दैट ही वाज ए गुड बॉय। इज कभी हमें वाज करना पड़ता है, ही वाज ए गुड बॉय ऐसे करना पड़ेगा। तो ये आपको मतलब मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेल का प्रयोग हम तब होते हैं जब बताते हैं। जब किसी से कहते हैं कोई बात को तो से कहते हैं, तो से हिम गुड मॉर्निंग, उसे गुड मॉर्निंग कह देना। तो उससे कहना से हिम उससे कह देना। तो वहां पे आप गुड मॉर्निंग ऐसे होगा, मतलब टेल नहीं आएगा। टेल बताना होता है, कोई चीज जब बात किसी को बताते। डू हेस्ट वर्ड नहीं होता, मेक हेस्ट होता है। अब ये ऐसा हो जाता है जिस तरीके से वही वर्बल फ्रेज की हम बात करते हैं। अगर गिव अप है तो गिव अप ही हो सकता है। अब गिव की जगह देने की सेंस में आप कुछ और यूज करने लगो तो वो नहीं होगा उसमें। आप डू हेस्ट, मेक हेस्ट होता है, जल्दी करो। और इन ए हरी तो जल्दबाजी में होता है, आई डिड दिस वर्क इन ए हरी। मेक हेस्ट जल्दी करो। और या फिर अन्यथा, और की सेंस अन्यथा, यू विल मिस द ट्रेन, आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी, आप ट्रेन मिस कर दोगे। मेक हेस्ट। और आपको ध्यान रखना है, जो फ्रेजेस होती है मेक हेस्ट है, ये मतलब इसका मतलब जल्दबाजी करना होता है। एक इन ए हरी होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। मतलब मेक ए नॉइज, जब आप वो करते हो, शोरगुल करना होता है। हैव ए चैट होता है, सब लिखवा चुका हूँ मैं। ए लगना बहुत जरूरी होता है उसमें। आप इन ए हरी में इन ए लगाना जरूरी है, इन हरी गलत हो जाता है। ऐसे ही मेक ए नॉइज में ए लगना जरूरी है। तो मेक हेस्ट होता है, तो यहां पर तो ये डू हेस्ट नहीं होता, मेक हेस्ट होता है। मेक हेस्ट और यू विल मिस द ट्रेन, अदरवाइज तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो नाउ ए डेज भी बिल्कुल सही है कि आप नाउ डेज नहीं कर सकते। जितनी गलती मतलब नाउ डेज तो खैर आप खुद ही नहीं करने की, क्योंकि आपने बहुत बार बोला है। इसलिए आप हैव ए चैट ही कर, हैव चैट नहीं कर सकते। ठीक है ना, हैव ए चैट करोगे। टेक ए नैप करोगे, झपकी लेना। वन शुड वर्क हार्ड इफ ही वांट्स टू पास इन हिज एग्जामिनेशन। एक तो ये इफ वाला जो रूल है, थोड़ा सा तो यही कान खड़े कर लिया करो भाई, कुछ इफ में वो कंडीशनल तो नहीं बन रहे। तो वहां पर आप देखो, इफ का जो रूल होता है, इसमें इफ यूज करा है उसने। हमें इफ के रूल क्या क्या पता है, मैंने तो आपको अभी तक दो ही बताए हैं, या तीन कह दो, तीन बता दिए। एक बताया फ्यूचर वाला होता है, इफ वाले को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ। इफ वाले से जो बाद का है कोमा लगा के, उसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट बना दो। पास्ट वाले में इफ वाले सेंटेंस को आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट बना लो। दूसरे को वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म से बना लो। एक होता है जिसमें बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल बात होती है कि काश मैं राजा होता, इफ आई वर ए किंग। फिर वुड का प्रयोग करते हैं, आई वुड डू दिस थिंग, मैं इस काम को कर देता। तो वहां वर लगता है। तो ये तीन बात मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपल प्रेजेंट होता है तो सिंपल, उसे मतलब सिंपल प्रेजेंट बना दो पहले वाले को, और दूसरे वाला जो होता है सिंपल फ्यूचर बन जाता है। और वन शुड वर्क हार्ड, यहाँ वन का यूज करा। अच्छा, इफ वाले को चाहे आप बाद में ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इफ वाला बस हमें सेंटेंस देखना होता है। क्लोज आप अदल बदल कर सकते हो, क्लोज भी आपको पता होनी चाहिए। खैर, इफ वाला है, इफ ही वांट्स टू पास इन हिज एग्जामिनेशन, तो हमें ये देखना है इफ वाला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया।
अगर वो एग्जामिनेशन में पास होना चाहता है अपनी में, तो उसे वन शुड वर्क हार्ड, तो कठिन परिश्रम करना चाहिए। एक तो ये वन में और ही में, इसमें क्या करा, एक जगह वन लगा दिया, एक जगह ही लगा दिया। और अब आप को क्या करना है, जब वन लगा दिया, अब आप कहोगे सर जब वन लगा दिया एक बार, अब उसका प्रोनाउन यूज कर लो, ही कर लो। जैसे वन शुड वर्क हार्ड, एक व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना चाहिए, इफ ही वन, अब वहां पे वन लगाए या ही लगाए, वन की जगह ही लगाऊं या ही की जगह वन लगाऊं, अब ये दिक्कत आ रही होगी। या फिर दोनों सही है, भाई पहले मैं वन लगा दिया फिर ही कर दिया, जैसे हम पहले राम लिखते हैं, राम के बाद फिर इसका प्रोनाउन ही कर देते हैं। लेकिन वो एक अलग बात है, राम एक नाम हो गया, वो नाउन है, नाउन का आपने प्रोनाउन बनाया है। वन भी प्रोनाउन है और ही भी प्रोनाउन है। वन जब खुद ही प्रोनाउन है तो आप जैसे सी है, सी का ही कैसे कर दोगे, या आप दे का ही कैसे कर दोगे, वन अपने आप में प्रोनाउन है। तो वन शुड वर्क हार्ड, वन से जब स्टार्ट करा है तो दूसरे वाला जो है इफ लगा के, फिर आप इसे ही की जगह फिर वन ही करना पड़ेगा आपको। वन है तो वन ही रहेगा, अपने की अंग्रेजी अगर कहीं आएगी तो वंस आएगी, तो अपने की अंग्रेजी भी बदलनी पड़ेगी आपको, मतलब पजेसिव जो है आपका, और जो आपका एडजेक्टिव है वो वंस करना पड़ेगा, ठीक बात है। तो वन शुड वर्क हार्ड, भाई प्रत्येक, वन से मतलब है प्रत्येक व्यक्ति या सभी को, या वन, वन शुड वर्क हार्ड, प्रत्येक को कठिन परिश्रम करना चाहिए, इफ वन वांट्स टू पास इन वंस एग्जामिनेशन, अगर कोई व्यक्ति अपनी एग्जामिनेशन में पास होना चाहता है। तरीका तो ठीक कर दिया, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में चाहिए था हमें, उसने बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और वो शुड का है तो हो जाएगा, शुड में भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो जब चाहिए वाली बात है तो चाहिए में आएगी। तो वन शुड, चाहे वो कुड में भी मतलब कैन में भी आ सकती है, शुड में भी आ सकती है, वो एक अलग तरीका, मस्ट में भी आ सकता है। तो अगर वो फ्यूचर की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट होता वन वाला, तो उसे फिर हमें फ्यूचर में ले जाना पड़ता, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो अब फ्यूचर नहीं है तो, क्योंकि शुड का भी प्रयोग फ्यूचर में होता है, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो कल की बात, फ्यूचर की बात होती है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, ही की जगह वन आएगा, वन वांट्स टू पास इन हिज एग्जामिनेशन की जगह वंस एग्जामिनेशन। ऑल बट आई वाज प्रेजेंट एट द स्टेशन, आपको ये रूल भी देखना है। ऑल बट का रूल होता है, नन बट का रूल होता है। ये बट जो होता है ना, ये यहां पर परंतु की सेंस नहीं निकालता, ये सेंस निकालता है सिवाय। जैसे ऑल बट राम, अगर मैं आपसे कहूं ना, सभी गए सिवाय राम के, ऑल बट आई, इसका मतलब है सभी सिवाय मेरे। भाई आप बट ऑल तो बाद में यूज करो, बट आई को कर लो पहले यूज, सिवाय मेरे, ऑल सभी प्रेजेंट थे स्टेशन पर। तो सभी प्रेजेंट थे ना, तो यहाँ जब नन बट का ऑल बट का रूल होता है तो पहले वाले जो पहले वाली नाउन है आपकी या प्रोनाउन है, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। ऑल बट आई, अब यहाँ आई के साथ वाज दिखाई दे रहा है आपको, मतलब इसलिए लग रहा है कि भाई ये ठीक है, आई के साथ वाज आ रहा है, लेकिन वाज नहीं आएगा, ऑल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसकी हिंदी निकल के आती है, अगर आप हिंदी से भी देख लो ना, ऑल बट आई, इसका मतलब है मेरे सिवाय, सिवाय मेरे, ऑल सभी क्रिकेट खेल रहे थे, तो रहे थे बोल रहा हूं ना मैं, ऑल वर प्लेइंग होगा। ऑल बट आई वर प्रेजेंट एट द स्टेशन, स्टेशन पर सभी प्रेजेंट थे मेरे सिवाय। तो मेरे सिवाय, नन बट आई ऐसे भी होता, कोई नहीं था मेरे सिवाय, नन बट आई, तो वो नन की वजह से वो आ जाता फिर, नन बट देम, उनके सिवाय कोई नहीं था, तो नन की वजह से आएगा। तो नन बट वाला रूल होता ही, इसने ऑल बट कर दिया, नन बट का भी आएगा, तो नन के अकॉर्डिंग आता है फिर उसमें, मतलब उसमें फर्स्ट नन के अकॉर्डिंग वो सब, वो हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वाज लगती है, उसमें इज लगेगी। नेक्स्ट देखो 139, जो फ्लावर पॉट है वो रखा हुआ है, इज प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ द टेबल, टेबल के बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है। तो टेबल के बीच में रखा हुआ है। देखो जो टेबल है आपकी, जहां पर आप जिस चीज की चारों भुजा देख सकते हो एक ही बार, और उसके बीच में कोई हो, तो वो सेंटर हो जाती है उसकी जगह। जैसे कमरा है, कमरे के सेंटर में ये चीज रखी हुई है। लेकिन जब दो सिरे दिखाई देते हैं और दो सिरे नहीं दिखाई देते, तो वो, अब जैसे गोल धारा भी है कोई तो सेंटर में है, लेकिन चौरस भी है कोई चीज लेकिन उसकी चारों भुजा सामने है, तो उसके बीच, बीचों बीच मिडिल हो जाएगा वो। लेकिन जब जैसे सड़क है तो सड़क के तो मिडिल में होगा, लेकिन कमरा है, आपका टेबल है, उसके बीच में कोई चीज रखी हुई है, तो वो मिडिल ना होकर सेंटर में रखी हुई है। द फ्लोवर पॉट इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द टेबल, टेबल के सेंटर में फ्लोवर पॉट रखा हुआ है। तो ये मतलब थोड़ा सा सेंस लगाने वाला है, मतलब इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक के साथ दिमाग लगेगा कि भाई ये मेज के टेबल के सेंटर में है, ना कि मिडिल में है।
मिडिल वहां होता है जहां पर आपको केवल दो ही डायरेक्शन दिखाई दे रही है, आप दिखाई नहीं दे रहा आपको इस तरीके से, वहां होता है। आई लव टू माई फ्रेंड, अच्छा कभी कभी क्या होता है, जैसे ये सेंटेंस आई लव टू माई फ्रेंड लाइक एनीथिंग, एक तो लाइक एनीथिंग जो है ये फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो ये तो सही है, ये गलत नहीं होती, लाइक एनीथिंग लगा देते हैं किसी में भी, लास्ट में लग जाता है। लाइक एनीथिंग बहुत ज्यादा है, बहुत बुरी तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा है, मैं अपने दोस्त को लव करता हूँ। देखो माई फ्रेंड लगाया, टू लगा दिया, तो इतना ओड नहीं लग रहा, आई लव टू माई फ्रेंड, मतलब बालक चला पा रहे हैं इस बात को। लेकिन आपको क्या करना है इसमें, आपको ये देखना है, मैं इसी से एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे यार लव के साथ प्रीपोजिशन क्या आती है, ऐसे सोचो आप। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसा कोई सेंटेंस लेंगे जो लव से हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, जैसे आई लव माई मदर, आई लव यू, जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना आई लव यू, तो उसमें यू के साथ जब टू नहीं लगाया, आई लव टू यू कहाँ करते हैं, तो फिर तो यहीं क्यों करेंगे भाई हम। तो ऐसे ये देखो इतना भद्दा ये नहीं लगता, आई लव टू माई फ्रेंड इतना बुरा नहीं लग रहा। लेकिन अगर आई लव टू यू कर देता तो मैं तो बुरा लगता, क्यों लग रहा है वो बुरा, क्योंकि आपने आई लव यू सुना हुआ बहुत देखा है। तो जब आपने बहुत देखा है सुना है तो इसलिए वो आपको एकदम भद्दा लगा, अब हमें तो ये भी भद्दा लग रहा था, लेकिन आपको इतना ज्यादा नहीं लगा होगा ये वर्ड। और इसीलिए अगर कभी ऐसा अटक जाओ, मैं एग्जाम्पल इसे ले रहा हूँ, मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ, तो आप उस वर्ड को उठा के, जैसे आई लव है, इसे उठा के ऐसे वर्ड पे ले जाया करो, अपने अपने सेंटेंस बनाओ जो आप यूज करते हो, जैसे आई लाइक हिम, आई लव हिम, ऐसे। तो आई लव हिम, तो वहां पर आप क्या करोगे भाई, जब हम आई लव हिम करते हैं, आई लव यू करते हैं, तो आई लव टू क्यों करेंगे, यहाँ पे माई फ्रेंड ऐसे ही लिखेंगे ना, इसका तो लव के साथ तो भी प्रीपोजिशन लगती नहीं है, सीधी सी बात है, आई लव माई फ्रेंड, ठीक है, ऐसे कराइए। 141 देखो, ही वॉज अपॉइंटेड, देखो अपॉइंट के साथ टू आता है, लेकिन डिसमिस्ड के साथ तो फ्रॉम आता है। जैसे अगर सपोज करो, देखो यहाँ दो वर्ब कर दी इसने, इसने क्या करा, ही वॉज अपॉइंटेड, वो अपॉइंट हुआ, एंड डिसमिस हुआ टू दिस पोस्ट इन दिस ईयर, इस साल में वो इस पोस्ट से डिसमिस भी हुआ, अपॉइंट भी हुआ। जैसे मतलब ये बोलना चाह रहा था कि जैसे मेरा भाई है, वो प्रिंसिपल की पोस्ट पर अपॉइंट हुआ और डिसमिस हुआ इसी साल। अब मुझे ये सेंटेंस अगर मैं अलग अलग होता, तो माई ब्रदर वाज अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट, टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन दिस ईयर, और माई ब्रदर वाज डिसमिस्ड फ्रॉम दिस पोस्ट इन दिस ईयर, दो अलग अलग सेंटेंस तो ऐसे बन जाते। अब आपके साथ दिक्कत ये कर दी, और मैंने बताया था एंड जब लगता है तो हम बैलेंसिंग करते हैं, वो ठीक है, अपॉइंटेड के साथ कर दिया आपने, और आपने डिसमिस के साथ फ्रॉम करना था हमें। तो ही वाज अपॉइंटेड टू, यहाँ पे देखो टू यहाँ भी लगाना पड़ेगा, ही वाज अपॉइंटेड टू एंड डिसमिस्ड फ्रॉम दिस पोस्ट इन दिस ईयर। तो यहां पर अपॉइंटेड के साथ टू लगा हुआ आपको थोड़ा भद्दा लगेगा, लेकिन वो भी, वो होता है अपॉइंट अपनी, वो बनाएगा उसमें, मतलब अपॉइंटेड के साथ टू लगेगा और डिसमिस के साथ फ्रॉम लगेगा। हालांकि कुछ राइटर इस चीज को भी नकारते हैं, वो उनका मानना होता है ही वाज अपॉइंटेड एंड डिसमिस फ्रॉम कर दो, डिसमिस के साथ टू नहीं करेंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है ना, डिसमिस के साथ टू, तो यहाँ फ्रॉम करेंगे, और आप अपॉइंटेड के साथ भी टू लगा के छोड़ोगे, तो ही वाज अपॉइंटेड टू एंड डिसमिस्ड फ्रॉम दिस पोस्ट इन दिस ईयर, ऐसे बनाओगे सर। सी रिजेंबल्स टू हर सिस्टर बिकॉज दे आर ट्विन, देखो मैंने कई बार बताया है आपको कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके बाद प्रीपोजिशन फिक्स होती है, और कुछ ऐसे वर्ब होती है जिनके बाद प्रीपोजिशन लगती नहीं है। भाई कुछ तो ऐसे हो जाते हैं जिनके साथ फिक्स है, और कुछ ऐसे जिनके साथ है ही नहीं, मतलब ऐसे लगेगी ही नहीं उसके साथ। तो अब जैसे अराइव्ड है तो एट लगेगी लगेगी, तो वहां पर आपको रेफरेन है तो फ्रॉम लगेगी, डिवोइड है तो ऑफ लगेगा। तो लेकिन रिजेंबल के साथ तो प्रीपोजिशन आती नहीं है। सी रिजेंबल्स हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से मेल खाती है। रिजेंबल का मतलब होता है चेहरे से, हाव भाव से, जब कोई चेहरा मिलता है ना, उसका चेहरा मिल रहा है मतलब, तो वो रिजेंबल वर्ड आता है। सी रिजेंबल्स हर सिस्टर, और लगाने का मन होता है, टू लगना चाहिए, मतलब दिखने में लगता है सी रिजेंबल्स टू हर सिस्टर, लेकिन लगेगा नहीं, पहले ही बता चुका हूं इसके बारे में। जैसे एंटर के बाद टू लगाने का मन करता है लेकिन लगेगा नहीं। ट्रस्ट अपॉन मी लगाने का मन होता है, ट्रस्ट ऑन मी लगाने का मन होता है, लेकिन लगेगा नहीं, ट्रस्ट मी होगा। सी रिजेंबल्स हर सिस्टर बिकॉज दे आर, ट्विन नहीं होता, ट्विंस होता है, ट्विन नहीं होता, एस लगता है उसमें, ट्विंस, वो जुड़वा है। तो रिजेंबल्स के बाद टू हटेगा और ट्विन में एस लगेगा इसमें। नेक्स्ट देखो, ही किल्ड हिम बाय शॉट, अब ये तो एक छोटा सा वही है जो आप पहले से ही प्रीपोजिशन करते हो कि भाई
अगर कहीं कोई औजार आ जाए, ये हो जाए, पेन तक भी आ जाती है, कलम वलम भी, तो वहां पर हम प्रीपोजिशन विद लगाते हैं। ही किल्ड हिम विद स्वॉर्ड। और वो है ना, इंक पेन से लिख रहा है, तो वो विद, वहां भी हम विद इंक विद पेन करते हैं, राइटिंग विद पेन। तो ही किल्ड हिम, उसने उसे मार दिया। और विद लगाएंगे, बाय नहीं लगाएंगे, बाय स्वॉर्ड नहीं करेंगे, विद स्वॉर्ड, तलवार से मारा उसने। तो जब कोई हथियार का कहीं यूज होता है तो वहां विद लगाते हैं, पेन को भी एक हथियार की तरह सोच के उसके साथ भी विद लगता है। ही इज वॉकिंग इन द सेंटर ऑफ द रोड। देखो ये सेंटर वाला भी आ गया, मैंने आपसे बताया था ना कि मिडिल और सेंटर जहां आ जाए तो एक बार ध्यान, जैसे क्लीन आ जाए, क्लियर आ जाए, तो उस पर एकदम फोकस होना चाहिए, हमारी आंखों को पकड़ लेना चाहिए कि भाई ये एरर हो सकती है। कहीं पर भी आल दो आ जाता है, देखो कुछ चीजें ऐसी है, वे हमें एकदम कैच करनी चाहिए। आल दो आ गया तो ध्यान रखो यार, कहीं दिक्कत कर रखी होगी कोई, कोमे में, यट में, वहां बट या स्टिल पिस्टिल तो नहीं लगा दिया। सपोज करो लिस्ट आ जाए, अरे नोट देखो कहीं नोट तो नहीं लगा रखा, या शुड की जगह कुछ और तो नहीं है, सो दैट आ जाए तो देखो कैन पेन तो नहीं है। अच्छा, वो हमें एकदम एज सुन एज आ जाए, जो ही, तो कोमा लगना चाहिए भाई। नो सुनर आ जाए तो देखो देन लगना चाहिए वहां पे। तो ये कुछ ऐसे वर्ड आ चुके हैं, अब आपको मतलब ना फोकस, आइदर नाइदर वाला हो तो भाई इसमें देखो दो की बात हो रही है, ज्यादा की बात हो रही है, किसके बीच में लगा रखा है। नोट ओनली बट आल्सो का है, तो देखो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग है। तो हमारा एकदम फोकस जाना चाहिए उन चीजों पे। ऐसे ही है सेंटर, क्लीन और क्लियर वाला मैंने आपको बताया था कि भाई उस पर ध्यान रखो। फ्यू आ जाए, लिटिल आ जाए, अब तो ये वर्ड आपके सामने इतने सारे हो गए, कोई भी आ जाता है उसे पकड़ लो एकदम। सेंटर पे देखो भाई, ये सेंटर वेंटर ठीक लगाया, मिडिल तो नहीं है, क्योंकि दो वर्ड होते हैं, कभी ये फंसा दिया हो इसके चक्कर में। ही इज वॉकिंग, वो चल रहा है इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के मिडिल में चलेगा वो। सेंटर में जब चलेगा जब रोड को चारों तरफ से आप देख लोगे, सेंटर नहीं है, उसकी मिडिल में है, बीच में चलेगा, या अलोंग विथ चलेगा, साथ साथ रोड के। डोंट quarrel, अब झगड़ा करना, quarrel वर्ब है, ही इज quarreling। quarrel करना, वो झगड़ो मत। और ट्रिफल्स जो होती है ना, छोटी छोटी बातें होती है, ये वर्ड बहुत यूज होता है, ट्रिफल्स। ट्रिफल्स माने होता है छोटी छोटी बातें। तो वो झगड़ रहे हैं, दे आर क्वारलिंग, वे झगड़ रहे हैं। और जब ट्रिफल्स माने छोटी छोटी बातों पे होता है ना, उसके ऊपर झगड़ना, तो ऑन नहीं होता। प्रीपोजिशन quarrel के बाद जो प्रीपोजिशन आती है, जिस चीज पे झगड़ा होता है, ओवर होता है। डोंट quarrel ओवर ट्रिफल्स, छोटी छोटी बातों पे झगड़ना नहीं चाहिए। तो यहां पर आप ओवर यूज करोगे, ये प्रीपोजिशन का रूल है। तो quarrel के बाद जिस चीज पे झगड़ा होता है उसके लिए ओवर आता है। और जिससे झगड़ा होता है, डोंट quarrel विद मी, तो वहां विद लगाओगे आप, उसमें ओवर लगाओगे। तो quarrel का मतलब ये, ऐसे करके हमें प्रीपोजिशन याद करनी पड़ती है। और ये प्रीपोजिशन वाला भी जो रूल है ना, ये भी मैंने प्रीपोजिशन का एक वो करा हुआ है आपको, वे पेजेस भी है, आप उन्हें भी पढ़ा करो। आप अपनी प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, इन्हें तो आप मजबूत करा करो। और एक एसेंशियल जो टर्म्स है हमारी, यू शुड ओपन योर बुक ऑन पेज 25 डे बिफोर यस्टरडे। अब डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों की बात हो रही है, और यू शुड ओपन कहा जा रहा है, तुम्हें किताब को खोलना चाहिए था, होना चाहिए ना, जब पुरानी बात हो रही है। तो यू शुड हैव ओपनड, तो ये होना चाहिए, तुम्हें खोलनी चाहिए थी, यू शुड हैव ओपनड योर बुक। और ऑन पेज 25, ऑन नहीं लगाना है, एट लगाना है आपको। पेज, इस पेज पर खोलनी चाहिए, 25 नंबर पेज है, तो एट पेज 25। डे बिफोर यस्टरडे तो इसलिए बोल दिया कि वो परसों की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग तो आपको पास्ट में जाना चाहिए। आप शुड लगा रहे हो तो आपको आप शुड के साथ जो है चाहिए था में जाना है, आपको शुड हैव ओपनड करना है। योर बुक भी लिखा जाएगा एट पेज 25 डे बिफोर यस्टरडे। आने वाला अगर परसों होता तो डे आफ्टर टुमारो होता। और अगर परसों की जगह तरसों सरसों कुछ ऐसा भी होएगा तो डे की जगह फिर 2 days बिफोर यस्टरडे, 3 days बिफोर यस्टरडे, ऐसे करना पड़ेगा। ही इज ट्रू ऑन हिज वर्ड्स, वो अपनी बातों पर बिल्कुल पक्का है। तो वो ट्रू है, ही इज ट्रू। आपसे बोले ट्रू क्या है, अगर देखो ही आपका प्रोनाउन है, लेकिन ट्रू को अगर आपसे बोले कि भाई ट्रू क्या है, हमारी नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो यहां पर जो ट्रू है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए भाई ट्रू हम कैसे यूज करते हैं, ट्रूथ को कहाँ करते हैं। ट्रूथ एक नाउन है, भाई ट्रू और ट्रूथ होता है ना, तो ट्रू एंड फॉल्स होते हैं आपके। और ट्रू कहाँ यूज करते हैं, ट्रुथ कहाँ करते हैं। तो माई ट्रू कर सकते हो या माई ट्रुथ, हिज ट्रुथ। तो हिज ट्रुथ कर रहे हो तो वो नाउन है, यहाँ पर ट्रू जो है मतलब ही इज ट्रू, वो इस चीज में सच्चा है, तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। ही इज ट्रू, वो सच्चा है,
जैसे ही इज हैप्पी, हम ऐसे बोल सकते हैं ना, ही इज हैप्पी, वो खुश है। तो हैप्पी क्या एडजेक्टिव है, ही इज ट्रू वो सच्चा है। ही इज ट्रू, और ट्रू के बाद टू आता है अपनी बातों पर। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड होगा। वर्ड्स नहीं, वो वर्ड पे, मतलब एक जुबान की बात हो रही है, वो अपनी जुबान पर पक्का है। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, वो अपने वर्ड पे बिल्कुल पक्का है। तो यहां पर ये इस तरीके से यूज होगा, तो ही इज ट्रू होगा वर्ड प्रोमिस के लिए, हाँ, ठीक है। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड। 148, यू शुड नॉट परचेज दिस हाउस। ये जो सिंपल लग रहा है, तुम्हें परचेज नहीं करना चाहिए इस घर को, बिकॉज इट इज आउट ऑफ रिपेयर्स, क्योंकि ये अभी आउट ऑफ रिपेयर्स है। देखो रिपेयर्स की बात हो रही है, इट इज आउट ऑफ रिपेयर्स। तो रिपेयर्स नहीं होता, रिपेयर होता है, आउट ऑफ रिपेयर। आउट ऑफ रिपेयर का मतलब होता है कि जैसे होता है ना कि भाई अब ये आउट, जैसे कोई चीज मरम्मत के लिए, तो ये मरम्मत के लिए तो खरीदो मत ना, तुम्हें खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आउट ऑफ रिपेयर है, रिपेयर भी नहीं हो सकती इसकी, इट इज आउट ऑफ रिपेयर होता है। तो आउट ऑफ रिपेयर करेंगे, रिपेयर्स नहीं होता। रिपेयर्स तो आप ऐसी एस लगाओगे, रिपेयर वर्ड होता, रिपेयर्स नहीं होता। तो इसमें एस हट जाएगा। इट इज आउट ऑफ रिपेयर, सुना भी होगा आपने, आउट ऑफ रिपेयर है। 149, विल यू प्लीज सीट देयर, आई विल कम सूनली, मैं जल्दी आऊंगा। तो सूनली तो गलत दिखाई दे ही रहा होगा आपको, आई विल कम सून, हाँ मैं जल्दी आऊंगा। तो आई विल कम सून होगा, एल वाई हटेगा। सून जो है अपने आप में एडवर्ब है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम फास्टली नहीं करते, ही इज रनिंग फास्टली नहीं होता, ही इज रनिंग फास्ट। हार्डली नहीं करते, ही इज डूइंग हार्डली नहीं बोलेंगे, ही इज डूइंग हार्ड। तो हार्डली, ऐसे आपका वो रेयरली नहीं होता, रेयर होता है। सूनली नहीं होता, सून होता है। तो फास्टली नहीं होता, फास्ट होता है। ये वर्ड मतलब आपको ध्यान रखने हैं। तो आई विल कम सून, मैं जल्दी आऊंगा। लेटली नहीं होता, आई विल कम लेटली, ये भी गलत है, आई विल कम लेट। ठीक है, एक तो ये वर्ड। अब इसमें देख लेते हैं पहले वाले में, विल यू प्लीज सीट देयर। अब जो ये सीट वर्ड है, SEAT, सीट, इसका मतलब होता है किसी को बिठाना। एक तो ये सीट के दो अर्थ हैं, एक तो ये नाउन की तरह यूज होता है, यहाँ तो ये वर्ब की तरह यूज है, विल यू प्लीज सीट देयर, वर्ब की तरह यूज हो रहा है ना। एक तो ये सीट माने जिस पे हम बैठते हैं, उस सीट को हम सीट कहते हैं, वो तो नाउन है। एक ये जो होता है, ये SEAT ही, इसी ये वर्ब भी होती है, इसका मतलब बिठाना होता है। जैसे प्लीज सीट देम, बी सीटेड, आपने वर्ड सुना होगा बी सीटेड। एस, वो SEA होता है, SEA वाला ही सीट है वो, बी सीटेड। आप सीटेड हो जाइए। सीट होता है किसी को बिठाना, और बी सीटेड मतलब आप बैठ जाइए। वो सीटेड वो है, किसी ने जैसे किसी को बिठा दिया हो, ही वाज सीटेड। तो वो सीट वर्ड मतलब ये भी नाउन है। सीट देम, अरे उन्हें बिठाओ जाओ। जैसे मैं नौकर से कहना हूं, जाओ सीट देम, उन्हें बिठा के आओ, तो वो SEAT बोलूंगा मैं। विल यू प्लीज सीट देयर, लेकिन यहाँ मैं बैठने की बात कर रहा हूँ, बिठाने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सिट आएगा, SIT सिट। तो विल यू प्लीज सिट देयर, SIT सिट देयर, क्या आप वहां बैठोगे। आई विल कम सून, मैं जल्दी आऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये सीट का वैसे भी बताना चाह रहा हूँ कि इस सीट माने ये वर्ब भी है जो लिखा हुआ है, और ये सीट सीट भी होती है, और ये वर्ब होती है बिठाना। और जो वो वर्ड होता है ना, उसे ध्यान दो, बी सीटेड जो होता है वो SEA यही वाला होता है, इसमें ED लगता है। इसका मतलब ये वर्ब है, बी सीटेड होता है वो, BSI वाला सिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, वो तो वैसे भी सिट सेट सेट होता है, सेकंड थर्ड फॉर्म लगाओ। सिट माने बैठना, सिट सेट सेट होगा वो। सीटेड सीटेड थोड़ी होता है, सीटेड ये वाला है। और खूब बोला है आपने बी सीटेड। और जब ये बोलते हो ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, एक दो बच्चों को तो कहता नहीं हूँ, आपको ये भी नहीं पता था ये सीटेड कौन सा है। ये वाला सीट है, और इसका मतलब बिठाना होता है। ठीक है ना। तो सीट देम, उन्हें बिठा दो। देम बोलूंगा यहाँ पे, सीट देम। आई हैव सीटेड देम, मैं उन्हें बिठा चुका हूँ। प्लीज सीट देम। बी सीटेड, सीटेड हो जाओ आप, बी लगा दिया ना। तो वो बी ऐसा होता है, जैसे टू बी टेस्टेड, आपने खूब सुने होंगे ऐसे, टू बी टेस्टेड। वन उसमें सुने होंगे आपने, रिमूव टू में, इट इज टू हॉट टू बी टेकन, ऐसे बोलते हैं, टू बी टेकन, टू बी सीटेड ऐसे। तो बी सीटेड वो है वर्ड, ठीक है। 150, व्हेन डू यू रेज इन द मॉर्निंग, अब मॉर्निंग में कब रेज माने तो उठाना होता है, रेज। जैसे अपने, अरे हाथों को रेज करो, उठाओ, ये उठने की बात हो रहा है। डू यू राइज माने भी उठना जगना, हालांकि यहाँ पे डू यू सुबह उठने की बात है, तो वेकअप और गेटअप सबसे बढ़िया वर्ड होते हैं। व्हेन डू यू गेटअप या व्हेन डू यू वेकअप। वेकअप में और गेटअप में एक अंतर होता है। वेकअप होता है जागना, मतलब आंख खोलना, पड़े रहो चाहे बिस्तर पे। गेटअप माने उठ जाना, मतलब बिस्तर पे से उठ जाना। अगर फिर भी रेज माने उठना की भी बात करोगे, जैसे RAIS, रेज ना हो के, ये फिर राइज है वर्ड वो, लेकिन वो सूरज राइज हो रहा है, वो ये होता है।
तो व्हेन डू यू गेट अप लगा सकते हो आप, इन द मॉर्निंग में आप कब उठते हो, तो व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। तो आपको ये ध्यान रखने हैं सारे के सारे कि भाई किस तरीके से हम, जब आप इन्हें कर रहे हो तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके माइंड में, जब मैं एरर कराता हूँ तो थोड़ा सा चारों तरफ की बातें रहनी चाहिए, आपके माइंड में पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरीके से होने चाहिए। अब भी जब क्लास चलेगी तो आप, एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा, एक सेंटेंस आती है उसमें दिमाग में रहना चाहिए कि भाई ये कौन कौन से, इसमें कौन सा नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब, वे भी आप पकड़ते रहो साथ के साथ, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ आपको ये भी तरीका बनाना चाहिए कि कोई रूल आ जाता है तो उस पे जाना चाहिए, और मान लिया आज आपका क्लियर नहीं भी है वो रूल, जैसे आज हमने कुछ छोटे छोटे रूल की बात भी आ जाती है तो उन्हें फिर बाद में जाके देखने चाहिए, तभी वो क्लियर हो पाता है। तो यहीं तक करेंगे। 11 लेक्चर जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इसके एरर के, और लगभग 150 एरर मैंने कराई है। 150 का मतलब आप 500 बातें समझो कम से कम आपके माइंड में आनी चाहिए। और जब आप सारे देखोगे ना तो 150 नहीं मिलेगी, 500 एरर होगी आप जब देखोगे उसे। तो आप एक बार सारी वीडियो को एक बार चेक करके सुन के जरूर देखना।